हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम देखने जा रहे हैं केबीएस क्लासेस पर करंट अफेयर्स। तो ये जो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, फरवरी महीने में जो बैंकिंग, इकोनॉमिक और बिजनेस न्यूज़ जितने भी आई है वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मतलब पूरी फरवरी महीने में 2021 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैंकिंग में हमारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्या करें। अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक। कौन सा बैंक? महाराष्ट्र बेस्ड। देखो ये ना, ये जो महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक है, जो आप इसमें लिखावट देखोगे, ठीक ऐसी लिखावट आपको जब आप उसमें जाएंगे, जैसे लेटर लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक, तो जो शिवम सहकारी बैंक ये कहाँ पर है? बेस्ड का मतलब क्या है? महाराष्ट्र, यानी कि शिवम सहकारी बैंक है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अच्छा, इसके लाइसेंस के बारे में बात हो रही है। अब हैज़ बिन इसलिए आया क्योंकि केवल शिवम सहकारी बैंक के बारे में बात हो रही है। हैज़ बिन कैंसल, अच्छा कैंसिल कर दिया है। क्या कैंसिल कर दिया है भाई? ये कैंसिल कर दिया है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ठीक है, एज इट डजेंट हैव, अच्छा क्यों किया है? एज, बिकॉज, एज मतलब क्योंकि, इट डजेंट हैव क्योंकि इसके पास नहीं है, एडेक्वेट कैपिटल पर्याप्त कैपिटल नहीं है, एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स इसके पास नहीं है। इसके पास अर्निंग प्लानिंग नहीं है, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है कि इसे कहाँ से अर्न करना है, कितना मतलब पैसा कहाँ से आएगा। इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, और ना ही इसके पास पर्याप्त कैपिटल है कि ये बैंक को चला सके। कौन? शिवम सहकारी बैंक। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसलिए इसका लाइसेंस जो है आरबीआई ने जो है कैंसिल कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। द कमिश्नर, अच्छा द कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कोऑपरेशन और रजिस्ट्रार है, जो कमिश्नर है, द कमिश्नर फॉर, अच्छा कमिश्नर किसके लिए? तो फॉर द कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कोऑपरेशन और रजिस्ट्रार का जो कमिश्नर है, उसने क्या किया है? महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बीन रिक्वेस्टेड, महाराष्ट्र ने उससे जो है और भी, ऑल्सो का मतलब और क्या रिक्वेस्ट किया है? एक तो उसने कहा कि भाई लाइसेंस कैंसिल कर दो, और रिक्वेस्टेड ये भी रिक्वेस्ट किया है टू इशू एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। क्या किया है? फॉर वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? वाइंडिंग अप कर रहा है, मतलब वो बंद कर रहा है। ठीक है, इस बैंक को। एंड अपॉइंट अ लिक्विडेटर फॉर द बैंक। लिक्विडेटर का मतलब आप क्या समझे? मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इसे खरीद सके। ठीक है, लिक्विडेटर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको खरीद सके। तो उसने इसको बंद किया है, और साथ ही ये भी कहा है कि इसके लिए कोई किसी को अपॉइंट करो कि भाई कोई अगर कोई खरीदना चाहता है हमारे शिवम सहकारी बैंक को अच्छा चला सके, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, अगला देखो, विद द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, विद द कैंसिलेशन यानी कैंसिलेशन के साथ साथ, लाइसेंस के कैंसिलेशन के साथ साथ द प्रोसेस ऑफ पेइंग द डिपॉजिटर्स, यानी कि जितने भी डिपॉजिट है, जिन लोगों ने भी शिवम सहकारी बैंक में डिपॉजिट किया है, उनको पे करने का जो प्रोसेस है एज पर द DICGC एक्ट 1961 के तहत विल बी सेट इन मोशन, यानी कि इसको भी जो है जल्द ही किया जाएगा। मतलब कि जितने भी डिपॉजिटर्स थे, यानी कि जितने भी आपके डिपॉजिट करने वाले थे, ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग होंगे डिपॉजिटर, क्योंकि हम लोगों ने अपना पैसा बैंक में जो है जमा किया है, तो जितने भी लोग थे जिन्होंने अपना पैसा शिवम सहकारी बैंक में डिपॉजिट किया है, तो उन सभी को जो है DICGC एक्ट 1961 के तहत, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी है, DICGC एक्ट। ठीक है, DICGC एक सब्सिडी है जो कि DICGC एक्ट 1961 के तहत बनी थी, और इसका काम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आपसे कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है DICGC में पहले सी का मतलब क्या है, दूसरे सी का मतलब क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है जितने भी आपके जो डिपॉजिटर्स हैं उन सभी को शिवम सहकारी बैंक की तरफ से पैसा दे दिया जाएगा। अच्छा, ये पैसा देंगे कहाँ से? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए आरबीआई के पास इन जितने भी बैंक आपके बनते हैं ना, तो इनका कुछ अमाउंट रिजर्व रहता है। ठीक है, जैसे CRR, जैसे बोलते हैं ना कैश रिजर्व रेशो, तो कैश रिजर्व रेशो के अनुसार जो है कुछ अमाउंट, यानी कि जितने भी बैंक खुलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई बैंक खोला, तो आपको पहले कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो वो जो पैसा जमा रहता है ना, वो आपके जो है उस समय के काम आता है जब बैंक आपका दिवालिया हो जाता है, जब बैंक के पास जो है कुछ पैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, वो उसके पास पैसे देने को नहीं रहेंगे, तो वो पैसा कहाँ से देगा?
ठीक है। तो इसलिए जो आरबीआई के पास कुछ पैसा रहता है, तो आरबीआई ने इसलिए पैसा रख रखा है ताकि लोगों का उस बैंक पर विश्वास रहे, ठीक है। और पहले ये जो लिमिट जो रखी थी, आप देखेंगे इसको, पहले जो आरबीआई ने जो लिमिट रखी थी पहले 1 लाख थी, यानी कि अगर बैंक दिवालिया होता है कोई भी बैंक, तो जितने भी वहाँ के कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया तो उनको 1 लाख तक का जो है पैसा मिलेंगे। अगर जैसे आपके 50,000 है तो 50,000 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के 2 लाख हैं तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ाकर जो है 5 लाख कर दी गई है। जहाँ पे पहले 1 लाख थी, अब वो लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, इस 5 लाख की ये जो 5 लाख कर दी गई है, इसमें क्या है कि अगर आपका जो है 4 लाख, अगर आपका जो है 4,99,999 रुपये भी है तो वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन जिसका 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख है, तो उसको केवल 5 लाख ही मिलेंगे, ठीक है। तो जिनका ज़्यादा पैसा है उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब ये प्रोसेस होता है ना, तो बैंक अपना पहले ही बता देती है कि क्या बोलते हैं ये। अब देखो जैसे ये जो शिवम सहकारी बैंक है, इसने खुद ही अनाउंस किया है कि आरबीआई से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास और कोई सोर्स भी नहीं है कि हम इसे आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आरबीआई के पास इनका कुछ पैसा रहता है, तो वहाँ से आपको वो पैसा मिल जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आरबीआई ने जो शिवम सहकारी बैंक है जो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, और इसी के रिक्वेस्ट पे क्या है, शिवम सहकारी बैंक ने आरबीआई से रिक्वेस्ट की थी, वाइंड अप हो गया है। और साथ ही जो डिपोजिटर्स हैं उन सभी का जो पेमेंट है वो DICGC एक्ट 1961 के तहत ये आरबीआई की जो सब्सिडी है DICGC, ये जो है सभी का पैसा जो है जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी का पैसा मिलेगा। और इसकी लिमिट जो है 5 लाख तक की है। जिनका 5 लाख से ऊपर है उनको केवल 5 लाख ही मिलेगा, जिनका 5 लाख से नीचे है उन सभी को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को। अब देखो जैसे कि अब पहले लिमिट थी 1 लाख, अब उस लिमिट कर दी 5 लाख, तो जाहिर सी बात है पहले कैश रिजर्व रेशो जो है कि बैंक का पहले कम जाता था, अब बैंकों का ज़्यादा जाने लगा। तो जब बैंकों का ज़्यादा जाने लगा तो अब ये क्या करते हैं, इन्होंने लिमिट बढ़ा दी है, तभी तो लिमिट बढ़ाई है। इसका मतलब क्या है, आरबीआई हर एक जितने भी कस्टमर्स है उसको 5 लाख दें, 5 लाख का जो उनका पैसा है वो दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो उनका कैश रिजर्व रेशो है आरबीआई ने वो बढ़ा दिया है। इससे क्या है कि जब कोई भी बैंक खोलेगा तो वो पैसा ज़्यादा जमा करेगा। पहले वो कम जमा करता था क्योंकि पहले लिमिट थी 1 लाख, अब 5 लाख रुपए आरबीआई दे रही है बैंक करप्ट होने के बाद। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई जो है कोई भी बैंक खुलता है तो उसका जो पैसा जो है रिजर्व फॉर्म में ज़्यादा रखती है, तभी तो अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक का वो जो है 5 लाख तक का जो कैश है वो कस्टमर्स को दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब कैश रिजर्व रेशो भी बढ़ गया है, ठीक है। बात समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, अच्छा इसके बारे में क्या है, हैज़ डिसाइडेड, ठीक है, इसने डिसाइड क्या किया है, टू रिस्ट्रिक्ट मतलब बाधित करने के लिए, रोकने के लिए। अच्छा किसे, इट्स कस्टमर्स, अपने ही कस्टमर्स को रोकने के लिए। अच्छा क्यों, तो फ्रॉम से बता रहा है, प्रीपोजिशन फ्रॉम विड्रॉइंग मनी। अच्छा पैसा निकालने से रोकने के लिए अपने ही कस्टमर्स पर उसने उसको प्रतिबंधित कर दिया है, अपने ही कस्टमर्स को प्रतिबंधित कर दिया। अच्छा क्यों, फ्रॉम, अच्छा कहाँ से, तो फ्रॉम नॉन ईएमवी, यानी कि ईएमवी की फुल फॉर्म है यूरोपियन मास्टर कार्ड वीज़ा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यानी कि अगर कोई ईएमवी बेस्ड मशीन है, यानी कि जहाँ जो यूरोपियन है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, वहाँ से आप जो है उन एटीएम से आप जो है पैसा निकाल सकते हो। लेकिन जो ईएमवी बेस्ड है, मतलब कि जहाँ पे यूरोपियन नहीं है, मास्टर कार्ड नहीं है, वीज़ा नहीं है, इस तरीके के बेस्ड आपके ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हो तो पंजाब नेशनल बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करेगी। और ऐसा पंजाब नेशनल बैंक ने कब कहा है, और ये जो रूल जो लागू होगा ये आपका 1 फरवरी, ये ध्यान रखना है, 1 फरवरी 2021 से, जिस दिन बजट आया था उसी दिन, यानी कि 1 फरवरी 2021 से पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, जिन लोगों ने मतलब पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स हैं, जिन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक में अपना जो है खाता खुलवाया है, उसने कहा है कि आप नॉन ईएमबी यानी कि यूरोपियन मास्टर कार्ड वीज़ा बेस्ड जो है जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है वहाँ से पैसे मत निकालिए, क्योंकि उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। बात समझ आई, आगे देखो, इन एन अटेम्प्ट टू चेक फ्रॉड्स। अच्छा वो किससे बचाने के लिए ऐसा उन्होंने क्यों किया है उसके बारे में बता रहा है। इन एन अटेम्प्ट टू चेक फ्रॉड्स, जो जितने भी फ्रॉड्स है उससे बचाने के लिए, रिलेटेड टू मनी ट्रांजेक्शन्स। अच्छा वो फ्रॉड कैसे हैं, वो फ्रॉड है रिलेटेड टू मनी ट्रांजेक्शन, मनी के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं, जो चेक होते हैं,
ठीक है, उनसे बचाने के लिए उसने ऐसा किया है। अब ये देखो क्या है, दिस रिस्ट्रिक्शन, ये जो बाधा दी है, दिस रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू बोथ, ये जो तो है दोनों के लिए अप्लाई होगा। किस किस के लिए? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहता है और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं भी करना चाहता है, तो उन दोनों के लिए जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि अब देखो नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है, पैसा कैश के फॉर्म में नहीं है आपका, क्या बोलते हैं, चेक के फॉर्म में जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, टू ओवरकम दिस मतलब टू ओवरकम दिस, इसको कम करते हुए पीएनबी ने विल इंट्रोड्यूस ओटीपी वन टाइम पासवर्ड सिस्टम फॉर विड्रॉइंग कैश। तो इसको कम करने के लिए पीएनबी ने क्या किया है, उसने वन टाइम पासवर्ड सिस्टम जो है निकाला है। वन टाइम पासवर्ड सिस्टम उसने निकाला है कि अगर आप जो है पैसा निकालते हो तो आपके पास जो है पहले आपके वन टाइम पासवर्ड सिस्टम यानी कि ओटीपी, ओटीपी की फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड, आपके पास ओटीपी आएगा और उस ओटीपी का यूज़ करके आप पैसा निकाल सकते हो। तो इसको कम करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये पहल हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब देखिए क्या है, द कैलिफोर्निया बेस्ड, कैलिफोर्निया में क्या है भाई, कैलिफोर्निया, अब देखो जैसे हम बोलते हैं ना बिलोंग करते हैं कि कोई सा बैंक कहाँ पे बिलोंग, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो शिवम सहकारी बैंक है वो बिलोंग कहाँ करता है, वो महाराष्ट्र में। तो हमने सिंपल क्या बोल दिया, महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक। ठीक है, तो ऐसी हमने ये चीज़ हमारी ऐसे लेटर जब हम लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द कैलिफोर्निया बेस्ड ग्लोबल डिजिटल पेमेंट। अच्छा, ग्लोबल का मतलब क्या समझे, ग्लोबल का मतलब क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। कैलिफोर्निया बेस्ड ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, डिजिटल है वो, और डिजिटल है पेमेंट प्लेटफॉर्म है, तो मतलब जहाँ से पेमेंट किया जाता है, और ग्लोबली लेवल पर, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से पेमेंट किया जाता है डिजिटली तौर पर और ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया की कंपनी। अच्छा, कौन सी कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो पेपल के बारे में बात हो रही है। पेपल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से पेमेंट किया जाता है डिजिटली तौर पर, और ये डिजिटली तौर पर ग्लोबली लेवल पर काम किया जा रहा है, मतलब ग्लोबल लेवल पर यहाँ से आप जो है पेमेंट जो है पेमेंट कर सकते हो। और ये जो पेपल कंपनी है कहाँ की है, कैलिफोर्निया की कंपनी है। अच्छा, अब पेपल के बारे में बात हो रही है इसलिए हैज़ आया है, तो पेपल हैज़ अनाउंस्ड दैट, अच्छा क्या अनाउंस किया है, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू वाइंड डाउन इट्स। अब देखो वाइंड अप भी आया था, वहाँ पे एक फ्रेज था हमारे पास, और एक हमारे पास आया वाइंड डाउन का मतलब क्या है, हैज़ डिसाइडेड टू वाइंड डाउन मतलब क्लोज कर रहा है इट्स डोमेस्टिक पेमेंट, यानी कि अपना जो अब इट्स डोमेस्टिक सर्विस, अपनी जो सर्विस वो दे रहा था इंडिया में विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से। ये डेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पेपल है, पेपल एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं पूरे ग्लोबली लेवल पर, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और ये पेपल कंपनी कहाँ की है, कैलिफोर्निया की। अच्छा, पेपल ने किया क्या है, इसने अपनी जो डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस है, यानी जो जैसे कि पेमेंट सर्विस है जो इंडिया में चल रही है इस समय, पेपल से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये जो है पेपल जो है इंडिया में अपनी सर्विस बंद कर रहा है। अच्छा, कब से बंद कर रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 से, ध्यान रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से ये अपनी सर्विस बंद कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ो। द डिसीजन, ये जो डिसीजन है हैज़ बिन टेकन, ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा, बिकॉज करके ये दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, रिलेट कर रहा है। अच्छा, क्यों किया गया है, ये द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बिजनेस। अच्छा, ये जो पेपल कंपनी ये करना क्या चाहती है, वांट्स टू शिफ्ट इट्स फोकस, अपना फोकस को शिफ्ट करना चाहती है ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस। अब ये क्रॉस बॉर्डर यानी कि बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस ये लेकर आना चाहती है, क्रॉस बॉर्डर ये जो पेमेंट बिजनेस है ये लेकर आना चाहती है। तो पेपल जो है अपनी जो पेमेंट सर्विस है वो इंडिया में जो है बंद कर रही है। कब से, 1 अप्रैल 2021 से। क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो है अपना फोकस दूसरी कंपनी की ओर ले जाना चाहती है। ठीक है, और ये कंपनी का नाम क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस। ठीक है, तो ये अपना जो है अपना फोकस किस पे रखना चाहती है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस। इसका मतलब क्या है, पेपल जो कंपनी है, जो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, वो उसकी सर्विस अगर भारत में बंद होगी तो यहाँ से जितना भी पैसा बनेगा वो अपने दूसरे बिजनेस में लगाएंगे। कौन से वाला, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस में वो अपना इन्वेस्ट करेंगे। और 1 अप्रैल 2021 से पेपल कंपनी जो है
अपनी पेमेंट सर्विस यहाँ पर इंडिया में बंद करी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेटअप, अच्छा ये सेटअप करेगा, क्या करेगा, एन एक्सपर्ट कमेटी को सेटअप करेगा ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबी। यूसीबी का एक फुल फॉर्म क्या आता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा, किस पर करेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, जो शहरी जो सहयोग से चलने वाली बैंक है। कोऑपरेटिव मतलब क्या है, जो सहयोग से चलते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर एक कमेटी बैठाएगा। अच्छा क्यों, देखो आगे क्या है, द कमेटी इन्वॉल्विंग, अब ये कमेटी के बारे में थे, एक एक्सपर्ट कमेटी को बैठाएगा, किस पर बैठाएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। अच्छा ये कमेटी करेगी क्या, द कमेटी इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स विल प्रोवाइड अ मीडियम टर्म रोड मैप। अब ये कमेटी क्या करेगी, इन्वॉल्व करेगी किस किस को, ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, और सारे स्टेक होल्डर्स को जो है इन्वाइट करेगी। अब देखो ये जो कंपनी के बारे में आया है कि वो क्या क्या काम करेगी, इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, द कमेटी विल प्रोवाइड अ मीडियम, ये कमेटी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी मीडियम टर्म रोड मैप, एक मीडियम टर्म का रोड मैप प्रोवाइड करेगी फॉर किसके लिए, स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर, उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक मीडियम टर्म रोड मैप तैयार करेगी। अच्छा और क्या करेगी, इनेबल फास्टर रिजोल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूशन होते हैं रिजोल्यूशन, उसको इनेबल करेगी कि वो जल्द से जल्द हो, रिहेबिलिटेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी समस्या आती है उन पर जल्द से जल्दी वो काम करेंगे और एक जो है मीडियम टर्म रोड मैप जो है मजबूत करेंगे, ताकि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो और इसमें जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उन सभी को ये इन्वॉल्व करेगी। तो आरबीआई ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो है एक्सपर्ट कमेटी का जो है गठन किया है, किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की समस्या को सुलझाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए। इस कमेटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे शामिल होंगे और इसमें और क्या होगा कि इसमें जो है स्टेक होल्डर्स तो शामिल होंगे और साथ में ये कमेटी क्या करेगी, एक मीडियम टर्म रोड मैप जो है लेकर आएगी, जिसके थ्रू जो है वो इस सेक्टर को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो सेक्टर है इस सेक्टर को वो मजबूत कर सके और जितने भी रिजोल्यूशन है उन पर जो है जल्दी से जल्दी काम कर सके। ठीक है, बात समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, फेडरल बैंक। अच्छा फेडरल बैंक, अच्छा ये फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोची में। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोची में। ठीक है, फेडरल बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फेड फेस्ट। ठीक है, तो फेडरल बैंक ने जो है लॉन्च क्या किया है, फेड फेस्ट। ये जो फेड फेस्ट है ये एक प्रोडक्ट है किसका, फेडरल बैंक का, इसने लॉन्च किया है। अच्छा क्या है इसकी स्पेशलिटी क्या है, अ स्पेशल सेविंग्स अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो फेड फेस्ट है ना, ये 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ये उनके लिए है। फेड फेस्ट जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फेडरल बैंक ने एक जो स्कीम है लॉन्च की है। ठीक है, फेड फेस्ट। अच्छा इसमें होगा क्या, द अकाउंट हेल्प्स चिल्ड्रन, ये जो अकाउंट है ये जो है हेल्प करेंगे, किसको करेंगे, चिल्ड्रन को। किस लिए करेंगे, डेवलप हेल्थी सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। ठीक है, डेवलप करेंगे क्या, हेल्दी सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स को, यानी कि सेविंग यानी कि हेल्दी मतलब देखो, डेवलप हेल्दी मतलब सेविंग को हेल्द करने के लिए स्पेंड कैसे किया जाए, उसकी हैबिट्स को ये जो है डेवलप करेंगे, देयर बाय, जिससे कि गिविंग देम द फ्रीडम टू सेव, उन्हें जो है फ्रीडम दी जा सके, वो जो है अपना पैसा सेव कर सकें, उन्हें स्पेंड कर सकें और पैसे को अर्न कैसे करना है इसके बारे में वो जान सकें, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे। तो फेडरल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है कोची में, इसके बारे में और भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो फेडरल बैंक ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है फेड फेस्ट। ये फेड फेस्ट जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, और ये क्यों किया है इसने, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपना अभी से ही सेविंग करना सीखें, स्पेंड करना सीखें पैसे को, और उसको अर्न कैसे करना है, इन्वेस्ट करना सीखें 18 साल से कम उम्र के बच्चे। तो तभी वो बैंक की महत्ता को समझ पाएंगे और आगे इन्वेस्ट करके जो है शेयर मार्केट इन सब के बारे में जान पाएंगे। और जब वो इन सब के बारे में जानेंगे तो इकोनॉमी, तो शेयर मार्केट में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देंगे, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा देंगे, जो LIC कंपनी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती हैं उन सभी में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो इससे इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, वो कमाएंगे तो देश भी कमाएगा। तो इस तरीके से जो है फेडरल बैंक ने
ने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक फेड फिस्ट जो है एक अकाउंट जो है लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट है जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जो कि बच्चों को सिखाएगा कि उन्हें सेव कैसे करना है, अपने पैसे को स्पेंड कितना करना है और अर्न कैसे करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इन द लास्ट बाई मंथली का मतलब क्या हुआ? लास्ट बाई मंथली मतलब 2 मंथ में, लास्ट 2 मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी मीट फॉर द करेंट। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है मीट फॉर द करेंट। ठीक है, लास्ट 2 महीनों में मॉनेटरी पॉलिसी जो है करंट को लेकर, करंट की सिचुएशन को लेकर आ गई है, जो करंट में है 2 महीने, लास्ट 2 महीने पहले उतनी थी। अब देखो क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एट 10.5। तो आरबीआई के अनुसार इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो है 10.5% फॉर द फिजिकल ईयर 2021 से 22। ठीक है, तो 2021 से 22 मतलब कि अभी 2020 से 21 का नहीं, ये जो आरबीआई ने जो, क्योंकि अभी क्या है कि अभी कोविड-19 क्राइसिस चल रहे हैं, तो आरबीआई ने जो अंदाज़ा लगाया है भारत की जीडीपी का, तो भारत की जीडीपी जो है 21 से 22 में 10.5% रहेगी। ठीक है, अगला देखो क्या है, द ग्रोथ आउटलुक हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। ये जो ग्रोथ आउटलुक है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा, जैसे जैसे हम कोविड-19 से उभरेंगे तो ग्रोथ रेट भी हमें जो है ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव विल फर्दर बूस्ट द इकोनॉमिक रिबाउंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन लेकर आएंगे, वैक्सीनेशन से क्या होगा कि जितने लोग अच्छे से ठीक होते जाएंगे, भारत की दशा जो है सुधरते जाएगी और उतना ही इम्प्रूवमेंट आपको जो है भारत की जीडीपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट 2 मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी जितनी थी करंट में उतनी दिखाई जा रही है। ठीक है, लास्ट 2 मंथ में भारत की जीडीपी जितनी थी, ठीक है, भारत की लास्ट 2 मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी मीट फॉर द करंट, यानी करंट में जितना चल रहा है ना, लास्ट 2 मंथ में भी उतना ही चल रहा था। इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने, अब मॉनेटरी पॉलिसी जारी कौन करता है? ये आरबीआई का काम है। ठीक है, आरबीआई के अंडर में आता है, आरबीआई के बहुत सारे काम है, तो अभी केवल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात रही है, तो आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो लास्ट 2 महीने में जितनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है करंट में देखने को मिली थी आरबीआई के द्वारा, ठीक उतनी ही जो है करंट की है। लास्ट 2 महीने पहले जितनी थी उतनी ही करंट में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, भारत की जो जीडीपी है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत की जीडीपी 2021 से 22 में, भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी 2021 से 22 में 10.5% इसकी ग्रोथ रेट है। ठीक है, भारत की जो जीडीपी है 2021 से 22 में जो है 10.5%। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप देख रहे हो, इसको हम जी सैक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जी सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर कहीं आता है तो आप समझ लेना इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो गवर्नमेंट हमेशा, अब देखो क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब जारी कब होती है, जब जैसे कि गवर्नमेंट के पास जो है पैसा कम है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, उनके हाथ में पैसा नहीं है, पैसा लेकर आना है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज जो है बेचती हैं। ठीक है, सेल करती हैं। तो सेल करेंगे तो आरबीआई ने क्या किया कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद लिया है, तो आरबीआई ने वही अनाउंस किया है। तो अब देखो आरबीआई खरीदेगा तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट की कुछ साझेदारी आ जाएगी। ठीक है, ये जो है पार्टनर बन जाएगा गवर्नमेंट में। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट में पार्टनर बन जाएगा तो गवर्नमेंट के पास जब वो सिक्योरिटी परचेज का मतलब कि जब वो सेल करेगा और गवर्नमेंट जो है उसे देगी, तो आरबीआई उसे कुछ पैसे देगा, तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आएंगे और गवर्नमेंट वो पैसा जो है अपने अन्य कामों में, मतलब पूरे देश की प्रगति में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जो गवर्नमेंट की एक्चुअली आरबीआई जो है 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस करने जा रही है। आरबीआई ने क्या किया है, हम जो है 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है परचेस करने जा रहे हैं। और देखो वही सिक्योरिटी के बारे में बताया है, दैट अमाउंट, जिसका अमाउंट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का अमाउंट क्या है, 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ की जो 4 सिक्योरिटीज़ है उसको हम लोग खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, द सेंट्रल बैंक विल परचेज, जो सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो उसी के बारे में बात हो रही है, द सेंट्रल बैंक। अब देखो उसका नाम चेंज कर दिया ना, यहाँ पे आरबीआई का, यहाँ पे सेंट्रल बैंक का, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का आरबीआई ही होता है। ठीक है, तो हमारे देश में तो आरबीआई है। ठीक है,
तो सेंट्रल बैंक विल परचेज इट ऑन फरवरी 10, 2021। तो जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जो 4 सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, उन चारों सिक्योरिटीज़ का जो उसका जो मूल्य है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मूल्य कितना है, 20,000 करोड़ रुपए है। और आरबीआई इसको कब खरीदेगा, 10 फरवरी 2021 को। तो 10 फरवरी 2021 को जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस करेगा, ठीक है। अच्छा, अंडर दी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये और ये किसके अकॉर्डिंग, अंडर दी ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है ये एक जगह है। अब जैसे आप ये देखो, ये कौन सी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, आरबीआई की सिक्योरिटीज़ जो है बेची खरीदी जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर जैसे कि गोल्ड के, जैसे आरबीआई के पास अगर कुछ पैसे की कमी होगी तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगा, तो जब वो बेचेगा उसको कुछ पैसा मिलेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, फिर अपनी सिक्योरिटीज़ वो वापस ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो जगह है, ये आप इसको ध्यान रखना। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आप देख रहे हो ना, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन देख रहे हो आप लोग, OMO, इसकी फुल फॉर्म में आ सकती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये एक जगह है जहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा खरीदा जाता है, ठीक है। और आरबीआई ने क्या किया है कि गवर्नमेंट के 4 जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, आरबीआई ने गवर्नमेंट के 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा है, जिसका उन चारों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मूल्य कितना है, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए है। और आरबीआई इसको 10 फरवरी 2021 को खरीदेगी, कहाँ से, अंडर दी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, एक जगह है ओपन मार्केट ऑपरेशन जहाँ पर जो है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद बेच होती है। और ये देखो ऑपरेशन, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये एक नॉर्मल जगह भी हो सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहाँ से आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, दिस मूव वाज अनाउंस्ड इन आफ्टर मैथ ऑफ द येल्स, ठीक है। ये जो मूव अनाउंस हुआ इन आफ्टर मैथ ऑफ द येल्स, ठीक है, दैट, अच्छा येल्स के बारे में बात हो रही है, दैट वर मूविंग अप टू टच द इंट्रा डे हाई ऑफ 6.164% रिसेंटली। अच्छा, ये जो इंट्रा हाई, इंट्रा एक होता है इंटर हाई और एक होता है इंट्रा हाई। तो इंटर हाई का, इंटर का मतलब हो गया जब अंदरूनी तौर पर जो है बढ़ता है, और इंट्रा हाई मतलब जो बाहरी तौर पर बढ़ता है, ठीक है। तो दिस मूव वाज अनाउंस्ड इन आफ्टर मैथ ऑफ द येल्स, यानी कि जो भी क्षेत्रों में जो आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, जैसे कि अब इसमें दिख रहा है कि मूविंग अप टू टच द इंट्रा डे हाई ऑफ 6.16% रिसेंट में जो इंट्रा हाई जो आपको देखने को मिला है वो 6.1634% है, ठीक है। और आगे देखो क्या है, द आरबीआई वाज कंसर्न अबाउट द हायर गवर्नमेंट बोरोइंग। तो ये जो आरबीआई है ना, अभी देखो इंट्रा हाई का मतलब क्या है, अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेच रही है, अगर वो बेचेगी तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो अपना जो उसने बोरो किया है, जिससे बोरो किया है उन्होंने को जो है अपना ऋण उतारेगी, मतलब जो क्रेडिट है उसको जो है कम करेगी, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इसने जो है इंट्रा डे हाई जो है 6.16% पर रिसेंटली में इतना हाई कर गया मतलब क्या है, आरबीआई वाज कंसर्न अबाउट द हाई गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो है गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो कर ले रही है ना, जो उधार ले रही है, उसको देखकर चिंतित है। जो आरबीआई है इसकी चिंता क्या है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर ले रही है, मतलब उधार ले रही है, बोरो कर रही है चीज़ों को, ठीक है, बोरो कर रही है, उसे हर जगह से बोरो करने की ज़रूरत है, तभी तो उसके पास पैसे की कमी हुई तो गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचा, कहाँ पे बेचा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचा। अच्छा, इसे खरीदा किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा है, 20,000 करोड़ में इसने खरीद लिया, 20,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गए। तो अभी इसका जो है इंट्रा डे हाई रेट कितना चल रहा है, 6.16%, ठीक है। तो इसके ज़्यादा कम होने से मतलब अगर ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर ये कम रहेगा इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट कम बोरो कर रही है, इसका मतलब हम पर उधार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जैसे ही ज़्यादा होगा 6.13% इंट्रा डे हाई, तो ये इससे क्या हो जाएगा कि ये उतना ही अगर ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट मतलब उतना ही ज़्यादा बोरो कर रही है, जो कि हमारे लिए नुकसान भी है। अगर वो ज़्यादा बोरो करेगी तो भारत की जीडीपी को तो फिर बहुत ख़राब रहेगी, तो फिर हमें भी उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले देखिए क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ लॉन्च्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक।
देखो एफ एल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नॉर्मली बहुत आसानी से आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म को लेकर, ठीक है। तो एफ एल डब्ल्यू क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये कहा है कि भाई हम फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाएंगे। अच्छा, कब से बनाएंगे, तो ये बनाएंगे फ्रॉम 8 से 12 फरवरी 2021, ठीक है। 8 से 12 फरवरी के 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 में ये इसने आरबीआई ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, यानी कि इसी फरवरी को। तो आरबीआई ने लॉन्च किया है कि हम 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में जो है एफएलडब्ल्यू यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाएंगे, ठीक है। अच्छा, टू प्रोपेगेट फाइनेंशियल एजुकेशन, टू प्रोपेगेट मतलब हो गया बढ़ाने के लिए। अच्छा, किसे, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाएंगे। ताकि अब देखो जैसे कि मान लो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता लगेगा कि आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाता है। अब वो लोग उसके बारे में जानेंगे कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक क्या है। तो उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का मतलब क्या समझे, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का मतलब ये हुआ कि लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि वो क्यों मनाता है। तो वो इसलिए मनाता है ताकि लोग जो है फाइनेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। जब ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो वो उसी तरीके से फिर जो है इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ करने में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा देंगे इंडिया को। आरबीआई का भी फ़ायदा है, तो इसलिए वो अवेयरनेस के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है। कब से, 8 फरवरी से। अभी उसने शुरू किया है 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच, ठीक है, 2021। 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच 2021 को वो फाइनेंशियल एजुकेशन डे मनाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्या है, देखो आरबीआई कंडक्ट्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। जो आरबीआई के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई कंडक्ट्स, इसने क्या किया है, आरबीआई ने कंडक्ट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है। आरबीआई ने कंडक्ट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। बात समझ आ रही है। चलो अब देखो आरबीआई ने क्या है, ठीक है। तो आरबीआई कंडक्ट्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है, एवरी ईयर सिंस 2016, यानी कि ये 2016 से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है कंडक्ट करता आ रहा है। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू प्रोपेगेट फाइनेंशियल एजुकेशन मैसेज ऑन अ पर्टिकुलर थीम एवरी ईयर अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में ये एक ही थीम है और उसी थीम पर ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हमेशा मनाता आ रहा है 2016 से। और ये हमेशा 8 फरवरी से 12 फरवरी, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 5 दिन का ये जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम क्या है, थ्रू अ फोकस्ड कैंपेन। अच्छा, एक कैंपेन के थ्रू एक कैंपेन चलाते हैं और उस कैंपेन में फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है थीम भी रखते हैं, ठीक है, और तरह तरह के जो है प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो इसमें देखो क्या है, थीम फॉर 2021 के लिए थीम क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की। देखो इसकी थीम है आपकी, ये देखो क्रेडिट। ध्यान रखना ये हमेशा 2016 से 2021 तक अभी तक सेम ही थीम है, ठीक है। तो थीम क्या है, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो क्या है, देखो क्रेडिट 2 बार आए, एक तो क्रेडिट डिसिप्लिन के पहले लगेगा और एक क्रेडिट लगेगा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के पहले, ठीक है। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम साथ ही साथ इसको लर्न कर रहे हैं। मेरे को कुछ भी होमवर्क आपको नहीं देना है घर के लिए, मेरे साथ ही साथ आपको करना है। मैंने क्या कहा, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आपको बात समझ आई। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है 8 फरवरी से 12 फरवरी, यानी कि 8 से 12 तक 5 दिन होते हैं। 5 दिनों का ये जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाता है और ये 2016 से मनाता आ रहा है। इसकी थीम हर बार ये एक ही रखता है, जिसकी उस थीम का नाम क्या है, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो फॉर्मल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के लिए, ठीक है। और इसकी थीम है और ये हर बार मनाता है ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक एक जो है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि उसको बढ़ावा देता है कि लोग फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जाने, ठीक है।
आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और इससे पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं 20,000 करोड़ रुपए की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे और गवर्नमेंट आरबीआई जो है इस बारे में भी ज़्यादा चिंतित है कि जो जितने भी बैंक ये जो गवर्नमेंट है ये ज़्यादा बोरो कर रही है, तो इस बारे में भी वो चिंतित है, क्योंकि वो जो 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जाहिर सी बात है वो 20,000 करोड़ से अपना जो बोरो किया है, जो उधार लिया है, उसको चुकता करेगी। और ये अभी 6.163 है, तो इंट्रा हाई जो है कितना है 6.1634 है। और ये इंट्रा हाई जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कम बोरो किया है। ठीक है, बात समझ आए, आगे बढ़े, चलिए आगे देखो। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज मतलब अपोस्ट्रोफी एस करके आगे भी कुछ कह रहा है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज यानी कि एसबीआई का इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, एक एसबीआई का अपना एक इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है। जो एसबीआई है, एसबीआई का अपना एक इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है। हैज़ रिवाइज्ड जीडीपी, उसने जो है बताया है हैज़ रिवाइज्ड जीडीपी, और उसकी जीडीपी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एसबीआई का अपना इकोनॉमिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, यानी कि जिसमें इकोनॉमिक बिहार पर जो है रिसर्च होती है, तो वो जो डिपार्टमेंट है उसने भारत की जीडीपी बताई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में कॉन्ट्रैक्ट होगी 7% तक कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपने की इकोनॉमिक रिसर्च जो है डिपार्टमेंट है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका एक अपना इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हो गई कितनी 7% तक। ठीक है, 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में कॉन्ट्रैक्ट होगी 7% तक। अर्लियर दिस वाज एस्टिमेटेड जीडीपी एट -7.4%। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। अर्लियर का मतलब क्या है, जब कोविड-19 का पोर्शन चल रहा था तो उस समय जो है इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ही एसबीआई की जो इकोनॉमिक रिसर्च जो डिपार्टमेंट है उसने भारत की जीडीपी कितनी बताई थी, -7.4%। लेकिन अब उसने अपना बयान बदल दिया, उसने कहा कि भारत की जीडीपी हमें देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 7%। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको जो है देखने को मिल गया कि भारत कोविड-19 से बहुत जल्द ही बाहर आ जाएगा और इस हिसाब से वो अपनी जीडीपी को संभाल लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्या है, द एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। जो एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट, जो एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट किसकी है, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की जो रिसर्च रिपोर्ट है, हैज़ रिटेन्ड इट्स जीडीपी फोरकास्ट, मतलब कि भविष्य के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर जो है 11%। ठीक है, तो जो एसबीआई की रिसर्च कह रही है, एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट है, और एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट जो है किसने दी है, एसबीआई का एक अपना एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, जो कि इकोनॉमिक के बारे में जानता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 7% है, लेकिन ये अभी उसने बताया है। ठीक है, कितनी परसेंट है, 7% है। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले उसने जो है भारत की जीडीपी -7.4% तक उसने बताई थी। ठीक है, कितनी बताई थी, -7.4% तक जो है उसने बताई थी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक, चलो, तो इतनी बताई थी उसने। और ठीक है, और फाइनेंशियल इससे उसने बताई थी पहले -7.4%, लेकिन अब उसने देखा कि भारत बहुत जल्दी कोविड-19 से अपने आप को जो है उभार लेगा, तो उसमें होगा क्या, तो उसमें होगा कि फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फिर फाइनेंशियल ईयर जो 2022 है उसमें जो है भारत की जीडीपी जो है कितनी बताई गई है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वो है 11%। देखो मैंने इतना टाइम इसलिए लिया ताकि इतने समय तक मैंने आपको इस चीज़ को रिवाइज कराया ताकि चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, इंडियाज़ ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है वुड बाउंस बैक का मतलब बाउंस मतलब वो दोबारा से आएगी, बाउंस बैक है ना, बाउंस बैक दोबारा से बाउंस बैक करेगी 10.4%। इंडियाज़ ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की ग्रोथ के बारे में हम लोग जो है बात करें, इंडिया की जो ग्रोथ है वो फिर से 10.4% तक होगी इन द अपकमिंग फिजिकल अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। तो ये जो इंडिया आ रहे हैं ना, इंडिया आ रहे की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। ठीक है, बात समझ आइए,
इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 10.4% फिर से होगी। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आपका जो एक रेटिंग एजेंसी है आपकी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसके अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंडिया आर ए। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आर ए की फुल फॉर्म क्या है, ये जबकि कितनी बड़ी है देखो, रेटिंग्स एंड रिसर्च आर ए, आई एन डी से आपका हो गया इंडिया और आर ए से आपका हो गया रेटिंग्स एंड रिसर्च, रेटिंग्स एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जो ग्रोथ है वो फिर से बाउंस बैक करेगी 10.4% तक फिजिकल ईयर में। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 2022 वो ब्रॉडली यानी बड़े तौर पर भी कवरिंग करेगी, ब्रॉडली भी कवरिंग द लॉस्ट ग्राउंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में जितनी जो आपका जो है इकोनॉमिक में जो जीडीपी जितनी गिरी थी उन सभी को फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो बड़े तौर पर जो है ब्रॉडली तौर पर जो है कवर करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा 1 फरवरी को जो है अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने जो अपना बजट प्रस्तुत किया था उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है 2021 में हमारा जितने भी क्राइसिस से हम गुजरेंगे तो 2022 में वो ब्रॉडली तौर पर जो है हमारा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रिगार्डिंग दिस रिड्यूस्ड, ये जो रिड्यूस हुआ है यानी कि ये जो जैसे कि हमारी जो ग्रोथ रेट जो कम हुई है, रिगार्डिंग दिस रिड्यूस्ड एलोकेशन टू द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और ये जो रिड्यूस्ड हुआ है एलोकेशन टू दी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अनुसार जो है ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अनुसार जो है ये, अब देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या है, जो रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है उनको गारंटी स्कीम दी जा रही है। मतलब कि क्या है कि उन पर अब जैसी अब अभी आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार है सभी जो इन जब भी एम्प्लॉयमेंट है जो इन जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को पैसा दे रही है, और जो है जैसे वेंडर्स जो योजना है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री वेंडर्स योजना उसके थ्रू जो है आप लोन ले सकते हैं 10,000 तक का विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो इन सभी में जो जैसे कि पैसा ले लिया है नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी भारत के जीडीपी में भी कोई जैसे फ़र्क तो जरूर पड़ेगा। तो वही वहाँ पे बता रहा है कि किस लिए ऐसा हुआ है। देखो, रिगार्डिंग दिस रिड्यूस्ड एलोकेशन, ये जो रिड्यूस्ड एलोकेशन है कैसे, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अनुसार, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है ये रिड्यूस्ड हुआ है। अगला क्या है देखो, द रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट्स, जो रेटिंग एजेंसी है, कौन सी रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी, इसने एक्सपेक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ रेट टू टर्न पॉजिटिव एट 0.3% इन द जनवरी एंड फरवरी। जनवरी से फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है, देखो जनवरी फरवरी मार्च, और ये देखो जनवरी फरवरी मार्च, ये जनवरी से मार्च तक आपका जो है 3 महीने हो जाते हैं, ठीक है, जनवरी से मार्च तक 3 महीने हो जाते हैं। और अगर हम देखेंगे 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना, 3 3 3, और इस हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूं और गुना 112 गुना 12, ठीक है, गुना 12, तो गुना 12 यानी कि 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है उस पोर्शन में 0.3% तक इंडिया की जीडीपी रेट जो है बढ़ेगी, किसके अनुसार, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार, इंडिया आ रही तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार, ठीक है। ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जनवरी से मार्च के बीच जो भारत की जीडीपी है 0.3% तक इंक्रीज होगी, ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है उसमें। आफ्टर श्रिंकिंग यानी कि घटने के बाद इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द ईयर, ठीक है, आफ्टर श्रिंकिंग इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट 9 महीने में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के आफ्टर श्रिंकिंग इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द ईयर, यानी कि इसी साल के 9 महीने में ये जो इसके जो 9 महीने हैं, अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 12 महीने तो होंगे, उसमें से जो 9 महीने हैं उन 9 महीनों में जो है आपको जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो श्रिंक हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमने तरह तरह के कैंपेन चलाए, उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, और जो जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहेगा उसमें 0.3% की बढ़ोतरी फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिलेगी, किसके अनुसार, इंडिया यानी कि INDRA। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है।
और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जो ग्रोथ है वो बाउंस बैक करेगी कितने परसेंट तक, 10.4% तक। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी बाउंस बैक करेगी 10.4%, और जनवरी मार्च जो क्वार्टर है उसमें 0.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की ग्रोथ रेट में, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपना एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, और उसके अनुसार भारत की जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 7%। इससे पहले 2021 की जो उसने माइनस के 7.4% बताई थी, क्योंकि कोविड-19 है। अब भारत ने अपने आप को जो है रिकवर कर लिया है, इसलिए उसकी जीडीपी माइनस की जगह प्लस में दिखाई दे रही है। माइनस कितनी दिखाई दे रही है, 7%। और एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने दी है एसबीआई को, उसके अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो 11% तक रहेगी, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला देखो क्या कह रहा है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो न्यू एनडीबी। अब देखो सिंपल सी बात है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एनडीबी की फुल फॉर्म है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इजी पेपर बनेगा तो एनडीबी की फुल फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म के बारे में भी ज़्यादा पता होना चाहिए। एनडीबी मतलब हो गया नेशनल डेवलपमेंट, सॉरी ऐसे भी तो बोल सकते हो। देखो एनडीबी मतलब हो गया नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जबकि यहाँ पे क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट USD 100 मिलियन डॉलर। और अगर मैं इसी को रुपीस में बात करूं तो 727.6 करोड़। अब देखो इसको ये क्या हो गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे ख्याल से न्यू डेवलपमेंट बैंक ये चाइना में इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन डॉलर USD डॉलर दिया है, और 100 मिलियन USD डॉलर का मतलब क्या समझे, 727.6 करोड़। 727.6 करोड़ कितना, 727.6 करोड़ into the National Investment and Infrastructure Fund Limited and NIF, ठीक है। जैसे निफ्ट आती है ना, निफ्ट भारत की जो आपकी क्या बोलते हैं, जैसे बोर्ड सिक्योरिटी आपका क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका जो शेयर मार्केट आता है तो उसमें निफ्टी आती है, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी। तो उसी में निफ आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये उसका नहीं है बट मैं कह रहा हूँ रिलेट करता है इससे थोड़ा, ठीक है। तो निफ आपका क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निफ की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले आई का मतलब क्या है निफ में, दूसरे आई का मतलब क्या है। तो पहले एन का मतलब तो ये है कि नेशनल, दूसरे आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, तीसरे आई का मतलब है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चौथे फिर उसके बाद एफ का मतलब क्या है, फंड लिमिटेड, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, और ये आपका निफ आपका है क्या, ये फंड ऑफ फंड है, यानी फंड, यहाँ पे फंड ऑफ फंड है, यहाँ पे यानी कि पूरा एक ये लीडर है उसका, ठीक है, जहाँ पे फंड चलता है उसका लीडर। ये निफ क्या है, फंड ऑफ फंड है, ठीक है। फंड ऑफ फंड यानी कि निफ को, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ये क्या है, फंड ऑफ फंड है। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन डॉलर जो है USD डॉलर दिए हैं, और अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करता हूँ तो 727.6 करोड़ रुपीज़ जो है इसको दिया है। और निफ आपका क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ये आपका है क्या, ये आपका जो है फंड ऑफ फंड है, ठीक है। जहाँ पर यानी कि जो फंड जमा होते हैं तो उसका भी एक जो है एक बॉडी है जहाँ पे जो उसको रेगुलेट करते हैं, जो जितने लोग फंड इकट्ठा करते हैं, तो फंड ऑफ फंड है, ठीक है। अगला देखो क्या है, विद एनडीबीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके इन्वेस्टमेंट के साथ द टोटल कमिटमेंट्स, जो टोटल कमिटमेंट सिक्योर्ड हुआ है बाय द FOI फंड ऑफ फंड के द्वारा हैज़ रीच्ड 800 मिलियन डॉलर। और 800 मिलियन डॉलर का मतलब क्या है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 100 मिलियन डॉलर को हम 727.6 करोड़ हैं, तो 800 मिलियन डॉलर कितना बढ़ जाएगा आपका, तो इसको 727.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा 5820 करोड़, ठीक है।
और यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, निफ में, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जो कि फंड ऑफ फंड है। इसके साथ ही जो है फंड ऑफ फंड का जो टोटल जो कमिटमेंट्स हुआ है, सिक्योर्ड कितना हुआ है, $800 मिलियन जो है सिक्योर हो गया है, जिसको हम 5820 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है मार्क्स एनडीबीसी, ये मार्क्स क्या करता है, ये क्या बताता है कि जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो फर्स्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो फर्स्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इनटू इंडिया के अंदर, एंड इट्स फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट, और इसका सबसे पहला जो है इन्वेस्टमेंट है इनटू अ फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का, यानी कि 727.6 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, निफ में। निफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड है, जो कि फंड ऑफ फंड है। इसके अनुसार फंड ऑफ फंड का जो टोटल अमाउंट $800 मिलियन हो गया, मतलब 5820 करोड़ हो गया है। और यही इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो फर्स्ट इक्विटी है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो इस तरीके से जो है इंडिया में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, क्योंकि ये चाइना का बैंक है तो इसलिए ये जो है पहला इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और जो है पहला ही इन्वेस्टमेंट ये जो है फंड ऑफ फंड में इसने किया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने निफ्ट में, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड में जो है $100 मिलियन का जो है क्या किया है, वो क्या है आपका इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 727.6 करोड़ होता है। और इसी के साथ साथ फंड ऑफ फंड में टोटल जमा कितने रुपए हो जाते हैं, $800 मिलियन, जो कि सभी ने दिया है। ठीक है, और 800 मिलियन का मतलब हो गया 5820 करोड़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या देखो, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, यानी कि एक्जिम बैंक। अब देखो सिंपल क्या है, एक्जिम बैंक, लेकिन एक्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये क्या कर रहा है, विल प्रोवाइड $400 मिलियन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, मालदीव को। अच्छा, क्यों कर रहा है, थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। ये भी एक जो है पेमेंट करने का तरीका है, लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये जो मालदीव को जो है दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू दे रहा है, टू फंड, ये एक प्रकार का फंड है, लाइन ऑफ क्रेडिट टू फंड द, अच्छा फंड करने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, टू फंड द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। जो ग्रेटर मेल यानी कि जीएमसीपी देखो यहाँ पे है, जीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट। मेरे साथ ही बोलेंगे आप ताकि आपको लर्न रहेगा। ठीक है, क्या है इसका, जीएमसीपी का क्या है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट, 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 ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट। तो एक्जिम बैंक है, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, $400 मिलियन जो है इसने जो है किसको दिया है, मालदीव को दिया है। किसके थ्रू दिया है, थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी LOC के थ्रू दिया है, थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट। ये एक पेमेंट करने का तरीका है, थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। अच्छा, किस लिए दिया है, टू फंड करने के लिए, लाइन ऑफ क्रेडिट टू फंड मतलब पैसा दिया है, किसको दिया है, तो किस लिए दिया है, ये भी है, द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी कि मालदीव में GMCP यानी ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है बन रहा है। इसके लिए जो है जो एक्जिम बैंक है उसने जो है $400 मिलियन मालदीव को सहयोग दिया है। ठीक है, ताकि वो इसको डेवलप कर सके। ठीक है, अब देखो कोई किसी की सहायता कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर जो है ब्याज नहीं लेगा, ब्याज वो लेता ही है। ठीक है, बस ये है कि देना बड़ी बात है कि हाँ उसने उसके पास था और उसने दे दिया उसको डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, द एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है अंडर द LOC, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो $400 मिलियन देने का, ये जो एग्रीमेंट हुआ है अंडर द LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट, विल बी इफेक्टिव, ये इफेक्ट होगा फ्रॉम द 28 जनवरी 2021, यानी कि 28 जनवरी 2021 को जो लाइन ऑफ क्रेडिट ये इफेक्टिव में आएगा। और एक्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया $400 मिलियन मालदीव को दे देगा। किसके लिए, GMCP यानी कि ग्रेटर मेल जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 28 जनवरी 2021 को जो एक्जिम बैंक है वो मालदीव को दे देगा। ठीक है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, ये क्या है देखो, द 6.7 ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है विल बी लार्जर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सिंपल में इतना समझो, जो GMCP यानी कि ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो कितना है, 6.7 किलोमीटर का है। जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो मालदीव में बनने जाना है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP,
ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि मालदीव में बनने जा रहा है वो 6.7 किलोमीटर की एक रोड है, विल बी द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो है एक लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन मतलब कि नागरिक तौर पर, ठीक है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है इन मालदीव। और ये मालदीव में जो है सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो 6.7 किलोमीटर, आप जानते होंगे 6.7 किलोमीटर कितना होता है। तो 6.7 किलोमीटर का ये जो GMCP ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये जो है मालदीव का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव में, ठीक है, जो कि कनेक्टिंग मेल विद 3 नेबर आइलैंड्स, जो कि अब देखो क्या है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मतलब क्या समझे, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी कि ग्रेटर मेल यानी कि 3 ग्रेटर जितने भी बड़े बड़े मेल है ना उनको कनेक्ट करेगा ये। अब देखो 3 बड़े बड़े मेल हैं, 3 बड़े बड़े मेल आइलैंड्स हैं वहाँ पर, नेबरिंग आइलैंड, ठीक है, कनेक्टिंग मेल विथ 3 नेबरिंग आइलैंड्स। तो जो 3 नेबरिंग आइलैंड्स हैं, मेल आइलैंड्स, ठीक है, तो जैसे उसका नाम क्या है, जैसे विलिंगिली, एक है विलिंगली है, और एक है गुलहीफाहू, एक है विलिंगली, एक है गुलहीफाहू, और एक है थिलाफुसी, सिंपल याद रखो, विलिंगली, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, और एक है थिलाफुसी, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, एक है थिलाफुसी, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, और एक है थिलाफुसी, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, और एक है थिलाफुसी, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, और एक है थिलाफुसी, एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, और एक है थिलाफुसी, एक है विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफुसी, विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफुसी, विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफुसी, विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफुसी। क्या है, क्या मैं बता रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफुसी, ये 3 ग्रेटर मेल आइलैंड्स हैं जो कि मालदीव को कनेक्ट करते हैं। तभी उसने कहा है ना, तभी उसने नाम ही रखा है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी जो बड़े बड़े 3 जो मेल है यानी कि उसका नाम ही रखा है, ठीक है। तो 3 बड़े बड़े जो आइलैंड्स हैं उसको कनेक्ट उसको कनेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट तो मालदीव में, इसलिए उसका नाम रखा है। वो 3 बड़े बड़े मेल आइलैंड्स कौन कौन से हैं, एक तो विलिंगली है, और एक थिलाफुसी है, और एक है गुलीफाहू है। एक है मेरे साथ ही बोलेंगे आप लोग, गुलीफाहू है, ठीक है, विलिंगली है, थिलाफुसी है, गुलीफासू है, क्या है, थिलाफासू, एक तो है विलिंगली, और एक है विलिंगली, एक है गुलीफाहू, विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफासी, 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 विलिंगली, गुलीफाहू, थिलाफासी। ये 3 जो है मेल आइलैंड्स हैं जो कि ग्रेटर लेवल पर हैं। तो ये 3 ग्रेटर आइलैंड्स को जो है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू जो है जोड़ा जाएगा, जो कि मालदीव में बिलोंग करता है, और इसके लिए $400 मिलियन USD जो है एक्सिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है मालदीव को दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बात करी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, क्या जो कि चाइना में बिलोंग करता है, इसने जो है निफ यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड को जो है, जो कि फंड है, उसको जो है $100 मिलियन USD दिया है, जो कि 727.6 करोड़ बनता है। और इसके साथ साथ निफ के पास जो है, जो कि फंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के पास जो है $800 मिलियन कलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है 5820 करोड़ जो है कलेक्ट हो गया है। और इसी के साथ साथ इंडिया में ये जो है पहला इन्वेस्टमेंट है NDB का, और साथ ही फंड ऑफ फंड में भी, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब देखिए अगला। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्राइवेट जनरल इंश्योरर, INSURER, प्राइवेट जनरल इंश्योरर ICICI Lombard has launched the Corporate India Risk Index। तो जो प्राइवेट जनरल इंश्योरर का मतलब जानते हो, इंश्योरर मतलब क्या होता है, जो इंश्योरर मतलब जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंश्योरेंस करता है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। इंश्योरेंस पॉलिसी जो करता है ना, आप इंश्योरेंस कराने जाए तो जो इंश्योरेंस आपका करेगा उसको हम बोलेंगे इंश्योरर। तो जो प्राइवेट जनरल इंश्योरर, आप देखो ICICI बैंक है वो क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर है। अगर ये प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, तो जाहिर सी बात है तो प्राइवेट जनरल इंश्योरर होगा। तो जो प्राइवेट जनरल इंश्योरर है ICICI लोम्बार्ड, ये एक जो है आपकी जो है इंश्योरेंस करने वाली जो है कंपनी है, ठीक है। ICICI का ही एक प्रोडक्ट है, ICICI का ही एक ब्रांच है ICICI लोम्बार्ड, जो कि इंश्योरेंस करती है, ठीक है। प्राइवेट जनरल इंश्योरर ICICI बैंक लोम्बार्ड हैज़ लॉन्च्ड, इसने जो है लॉन्च किया, लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। इसने लॉन्च किया गया है द कॉर्पोरेट इंडिया, इसने लॉन्च किया गया हैज़ लॉन्च्ड द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स क्या किया है, द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स हैज़ लॉन्च्ड द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। तो इसने जो है
कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स को लॉन्च किया है। किसने? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। इसने क्या किया है? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो है लॉन्च किया है। अब इसमें है क्या, देखो, दिस इज़ इंटेंडेड, ये जो इंडेक्स कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स है, दिस इज़ इंटेंडेड, ये जो है इसका इंटेंशन क्या है? इंटेंडेड जो कि लक्षित है टू बी अ यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स, जो कि यूनिफाइड तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स क्या है? दैट स्पेंस इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, जो कि इंडस्ट्रीज और कंपनी के लिए है, ठीक है। दैट स्पेंस जो कि ये जो खर्च देखने को मिला है इंडस्ट्रीज और कंपनीज में देखने को मिला है, और ये जो इंडेक्स है, दिस विल हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड, ये कंपनी को अंडरस्टैंड करने में, ये जो रिस्क इंडेक्स है ये कंपनी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा द लेवल ऑफ रिस्क के लेवल को, दैट क्या देयर बिजनेस इज फेसिंग एंड ऑल्सो असिस्ट इन डेवलपिंग अ सक्सेसफुल रिस्क aversion plan. It has worked with consulting firm Frost and Sullivan. Frost and Sullivan to develop the risk measurement tool, ठीक है। तो इट हैज़ वर्कड विद कंसोलेटिंग फर्म। अच्छा, ये जो आपका जो कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स है, जो ये रिस्क इंडेक्स निकाल के लाएगा किसका? इंडस्ट्रीज और कंपनी का। और इसके टूल कौन कौन से हैं? इसके टूल हैं, एक तो फ्रॉस्ट है और एक है सुलीवन है, जो टू डेवलप द रिस्क मेजरमेंट टूल। तो ये जो रिस्क मेजरमेंट टूल है, आप देख रहे हैं, जो रिस्क मेजरमेंट टूल है वो कौन कौन से? एक तो फ्रॉस्ट है और एक है सुलीवन। एक फ्रॉस्ट है, सुलीवन है, ठीक है। एक फ्रॉस्ट है और एक सुलीवन है। तो फ्रॉस्ट और सुलीवन आपके दो जो है रिस्क मेजरमेंट टूल हैं, जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, तो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, इसने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो है इसने लॉन्च किया है। तो ये रिस्क इंडेक्स क्या करेगा? जितनी भी इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं उनके रिस्क इंडेक्स के बारे में बताएगा कि वो कंपनी कितने खतरे में चल रही है, उन्हें कहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये रिस्क के बारे में बताएगा। और इसका जो टूल रहेगा कि रिस्क मेजरमेंट टूल कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा फ्रॉस्ट, एक रहेगा सुलीवन, एक रहेगा फ्रॉस्ट, एक रहेगा सुलीवन। तो जो रिस्क मेजरमेंट टूल है वो अब तो आपका है, एक है फ्रॉस्ट, एक है सुलीवन, एक है फ्रॉस्ट, एक है सुलीवन, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखो क्या है, द ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट कैसी है? फ्लिपकार्ट है आपकी ई कॉमर्स कंपनी। फ्लिपकार्ट कैसी है आपकी? फ्लिपकार्ट है आपकी ई कॉमर्स कंपनी। फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो ये जो फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट कैसी है? ई कॉमर्स कंपनी है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब हो गया जो ऑनलाइन जो प्रॉफिट कमाती है ऐसी कंपनी। ई कॉमर्स का मतलब हो गया ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन प्रॉफिट कमाती है। तो ई कॉमर्स कंपनी कौन सी? फ्लिपकार्ट। इसने पार्टनरशिप दिखाई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या है? आपका आईसीआईसीआई का एक ब्रांच है जो कि इंश्योरेंस के लिए काम करती है। अभी मैंने बताया आपको, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू ऑफर इट्स कस्टमर्स, ठीक है। फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ उसने पार्टनरशिप दिखाई है टू इट्स कस्टमर। किसके कस्टमर? फ्लिपकार्ट के कस्टमर। द ग्रुप सेफगार्ड क्या है? द ग्रुप सेफगार्ड। फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप दिखाई है, किस लिए? तो जो फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर क्या किया है? ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। तो क्या जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो बैंक है, जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक है, इसने क्या किया है? अपने कस्टमर्स के लिए ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस, जो ग्रुप सेफगार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक इंश्योरेंस है। ग्रुप सेफगार्ड एक इंश्योरेंस पॉलिसी ये है। ग्रुप सेफगार्ड फ्लिपकार्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस लेना होगा, ठीक है। और ये उनकी सेफ्टी के लिए ही है, ठीक है। जैसे कोई फ्रॉड होता है तो वो ठीक है, तो उसमें जो है कस्टमर्स का ही फ़ायदा है। तो ग्रुप सेफगार्ड एक कार्ड है, जो कि एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ जो है अपने कस्टमर्स के लिए जो है निकाली है। अब इसमें क्या है, देखो, ये जो ग्रुप सेफगार्ड के बारे में बता रहा है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये जो ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस है, ये ग्रुप हेल्थ पॉलिसी है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, अब देखो, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो है उसके परिवार के लिए, जैसे कोई भी बंदा फ्लिपकार्ट यूज़ करता है, तो जाहिर सी बात है वो जो प्रोडक्ट मंगाता है अपने परिवार के लिए मंगाता है। तो परिवार के लिए जो प्रोडक्ट मंगाता है वो
तो उस पूरे परिवार में पूरा ग्रुप हो गया ना, तो इसलिए ग्रुप सेफ कार्ड है ये। तो ग्रुप सेफ कार्ड एक इंश्योरेंस है जो कि एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि क्या है, एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ग्रुप सेफ कार्ड ये क्या है, एक ग्रुप हेल्थ जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब देखो क्या है, द ग्रुप सेफ कार्ड, द ग्रुप सेफ कार्ड कम्स विद डेली कैश बेनिफिट्स। ये जो ग्रुप सेफ कार्ड है ये आता है विद डेली कैश बेनिफिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 500 से स्टार्ट होता है। जो ग्रुप सेफ कार्ड है ये डेली बेनिफिट्स पर बेस्ड है। जो ग्रुप सेफ कार्ड है ये इंश्योरेंस पॉलिसी ये डेली बेनिफिट्स पर, यानी कि जो भी कंपनी को फायदा होगा डेली बेनिफिट्स पर ये बेस्ड है, जो कि स्टार्ट होती है 500 से। एंड हॉस्पिकेस बेनिफिट फॉर फ्लिपकार्ट कस्टमर्स। तो जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स हैं उनके लिए हॉस्पिकेस जो है बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स आप देख रहे हो, फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर्स देख रहे हो, हॉस्पिकेस, ठीक है, हॉस्पी, ठीक है, हॉस्पिक। देखो हॉस्पिक ये बना कैसे है, अभी मैं इसको जो है सर्च कर रहा था डिक्शनरी में, तो इसका मतलब नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला इसका मतलब, क्योंकि इसको देखो हॉस्पी को आप ये दो शब्दों से मिलकर बनाया। हॉस्पी से आएगा हॉस्पिटल और कैश से आएगा कैश। तो हॉस्पिटल में जैसे कि जब आप जाएंगे तो जैसे कि कोई बीमारी हुई है, हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, हॉस्पिटल में कैश जमा करना पड़ेगा। तो हॉस्पी कैश बेनिफिट्स है अपने फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स के लिए। तो फ्लिपकार्ट ने ICICI लोम्बार्ड बैंक के साथ जो है एक कार्ड दिया है आपको। कौन सा, ग्रुप सेफ कार्ड दिया है, जो कि एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस किस चीज़ का है, वो ग्रुप हेल्थ जो है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये क्या है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो है कि डेली बेनिफिट्स पर बेस्ड है और जो 500 से स्टार्ट होती है। और इसके थ्रू जो है फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को हॉस्पिकेस बेनिफिट्स मिलेगा। हॉस्पिकेस मतलब कि हॉस्पिटल में कैश जमा करने का जो है बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्या है, आई होप आप सभी को एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 1 घंटे 3 मिनट का बन रहा है, चलो देखते हैं। वैसे ये फरवरी का हमें इसी में ख़त्म करना है। आगे देखो अगला क्या, देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू मेक रेमिटेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैज़ परमिटेड, उसने परमिट कर दिया है किसके लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, जो रहते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, टू मेक क्या करने के लिए, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो LRS, अब देखो सिंपल आपसे एग्जाम में पूछेगा LRS में L का मतलब क्या है। तो L का मतलब है लिबरलाइज्ड, R से क्या है रेमिटेंस, और S से हो गया स्कीम। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल। अच्छा, ये जो अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो आप रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेजिडेंट जो रह रहा है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति भी रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर सकता है अंडर द स्कीम ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, IFSC इन द कंट्री। ठीक है, IFSC के बेस पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी, इंडिविजुअल व्यक्ति भी जो है IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर इन द कंट्री में जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के थ्रू जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति भी रेमिटेंस ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखो कंट्री में क्या है, इंटरनेशल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। कंट्री में इंटरनेशनल, देखो एक तो आपका आता है IFSC कोड आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कोड है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कोड। एक आपका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। कंट्री में जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं तो इनके थ्रू, ठीक है, लिबरलाइज स्कीम टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन द कंट्री, यानी कि कंट्री में जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेंटर्स आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो कंट्री में आपको जो जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर उन कंट्रीज़ में कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अंडर द स्कीम ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। RBI ने क्या किया है, RBI ने ये कहा है कि जहाँ कहीं भी IFSC जो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जहाँ कहीं भी आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं, वहाँ पर एक नॉर्मल इंडिविजुअल व्यक्ति भी अंडर द स्कीम ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है।
किसी भी कंट्री में, ठीक है। अब देखो क्या है, द डिसीजन ऑफ आरबीआई का ये जो डिसीजन है इज एम्ड एट, इसका लक्ष्य क्या है, एम्ड एट डीपिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब फाइनेंशियल मार्केट को उठाना इन द आईएफएससी। अब देखो आईएफएससी आया ना आपको, तो आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ठीक है, सेंटर्स, एंड प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू डाइवर्सिटी देयर पोर्टफोलियोज। तो उसके जो पोर्टफोलियोज हैं उसमें वो डाइवर्सिटी लेकर आए कि वो अलग अलग तरीके से भी जो है एक्चुअली वो ट्रांसफ़र करने के अलग अलग तरीके को अपना पाए, ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए आरबीआई ने क्या कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेंटर्स हैं उन सभी में आप अंडर द स्कीम ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, द आरबीआई हैज़ रिवाइव्ड द एक्सटेंट गाइडलाइंस, उसने जो है रिव्यूड द एक्सटेंट गाइडलाइंस दी है ऑन एलआरएस पर। जो एलआरएस की फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एंड डिसाइडेड टू परमिट, अच्छा परमिट करने के लिए क्या डिसाइड किया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू मेक रेमिटेंस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम टू आईएफएससी, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, सेटअप इन इंडिया अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत आरबीआई ने क्या किया है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को जो है एंटर किया है, यानी कि उसने लॉन्च किया है। आरबीआई ने लॉन्च किया है एलआरएस, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई ने लॉन्च किया है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लॉन्च की है। और ये किस एक्ट के तहत है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, ठीक है। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत आरबीआई ने एलआरएस, यानी कि एलआरएस की फुल फॉर्म आप क्या जानते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को जो है लॉन्च किया है, और जिसके थ्रू एक नॉर्मल व्यक्ति भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, किसको, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स हैं उन सभी में, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को जो है लॉन्च किया है, तो अंडर द एक्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अनुसार, ठीक है। आगे देखो क्या है, देखो द ग्लोबल फोरकास्टिंग, जो ग्लोबल तौर पर जो फोरकास्टिंग, जो आपका फ्यूचर के फोरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बात करना, जो ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है, यानी जो भविष्य के बारे में बताता है, फर्म कौन सा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी क्या है, एक ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है, ठीक है। हैज़ रिवाइज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द कैलेंडर ईयर 2021, ठीक है, 2021 के लिए 10.2%। ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स आपकी है क्या, ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है। आपको ये जानना है ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स क्या है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो ग्लोबल तौर पर यानी कि पूरे वर्ल्ड की फोरकास्टिंग करता है, ये फोरकास्टिंग करने वाला फर्म है, यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए जो ग्रोथ रेट है ये उसके बारे में बताता है। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी क्या है, आपका ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है, जिसने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी कि जीडीपी जो है 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी बताई है, 10.2%। कितनी बताई है, 10.2%। ऑक्सफोर्ड के अनुसार कितनी है, तो ये है 10.2%, ठीक है, कंपेयर टू अ प्रीवियस एस्टिमेट 8.8%। तो इसके अनुसार जो है, जो आपका अभी जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है, जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो कि ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपकी रहेगी 10.2%। कितनी रहेगी, 10.2% रहेगी। और इससे पहले जो है कितनी रही थी, इससे पहले आपकी रही थी 8.8% आपकी रही थी, इससे पहले कितनी रही थी, 8.8% रही थी, ठीक है। अगली मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगला क्या है, द रीज़न फॉर द अपवर्ड रिवीजन इज द रिसेंडिंग कोविड-19 रिस्क्स एंड द शिफ्ट इन द मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक, ठीक है। द रीज़न इसके पीछे रीज़न क्या है, फॉर द अपवर्ड रिवीजन इज द रिसीडिंग कोविड-19 रिस्क एंड द शिफ्ट इन द मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक। तो इसने क्या देखा, कोविड-19 के जितने भी क्राइसिस थे उससे वो उभरा है। अब देखो क्या है कि इससे पहले जो है, जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बताऊंगा, जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है उसके अनुसार जो भारत की जीडीपी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है,
तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार भारत की जो जीडीपी है, तो ग्रोथ जो रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो कितनी बताई थी, 8.8% बताई थी। किसने बताई थी? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। लेकिन अभी उसने देखा कि भारत में कोविड-19 से लोग जल्दी उभर रहे हैं, वो भारत अपनी जीडीपी को जल्दी संभाल लेगा, तो उसके अनुसार भारत की जीडीपी 10.2% हो गई है। ठीक है, 10.2% हो गई है। ठीक है, बात समझ आई? तो यहाँ पे दो बात मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंडर दी एक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अनुसार आरबीआई ने जो है LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है लॉन्च की है, जिसके अनुसार एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी जितने भी सेंटर से, कौन से सेंटर, IFSC सेंटर यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स जितने भी हैं वहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिविजुअली तौर पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया ऑक्सफोर्ड जो इकोनॉमी है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी क्या है? एक ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है। ऑक्सफोर्ड जो इकोनॉमी के बारे में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी है आपकी, ठीक है, जो आपकी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी की आपकी ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है। इसके अनुसार भारत की जीडीपी पहले 8.8% थी, और अब इसने अपना जो है स्टेटमेंट चेंज करके कहा है कि अब भारत की जीडीपी हमारे अनुसार 10.2% देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है। अच्छा, इसको कितना टाइम हो गया है? ये 1 घंटे 12 मिनट हो गया। इसको हम लोग ख़त्म ही कर दें। ठीक है, 1 महीने का एक साथ रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, आगे देखो अगला क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ब्राउट द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब ये मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या है, ब्राउट लेकर आया है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। स्टेट बैंक ऑफ, देखो जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में एक जो बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, SBS, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? SBS। तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पहले आरबीआई के अंडर में नहीं था, रेगुलेशन में नहीं था। तो आरबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को भी अपने रेगुलेशन में लेकर आ गया है, और वो अपने रूल के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को चलाएगा टिल नाउ। अब देखो क्या है कि आरबीआई को जितनी भी जैसे नई बैंक खुलते हैं, अभी ये यहाँ पे देखो कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में एक नया बैंक खुला, उसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अब ये जो नया बैंक खुला है, अगर ये आरबीआई के अंडर में नहीं आएगा और अगर ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है, तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास बैंक से उठेगा तो वो और बैंकों पर भी विश्वास करना बंद करेंगे। तो फिर आरबीआई के पास जितने भी बैंक्स रहेंगे उनमें कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो आरबीआई बैंकों का क्या करेगा? तो इसलिए जितने भी बैंक्स नहीं खुलते हैं, जैसे अभी ये खुला है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, तो ये बहुत ज़रूरी था कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम भी जो है आरबीआई के रेगुलेशन में काम करे। ठीक है, चलो टिल नाउ अभी तक RBI had the right and obligation to function as a bank to all the state government except for the state government of Sikkim। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के अनुसार अभी तक जो है आरबीआई केवल राइट ही लेके आ रहा था, ऑब्लिगेशन बहुत सारे थे। आरबीआई के खुद के बहुत सारे राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो, क्योंकि बैंकर के सारे जितने भी हैं, तो ये सारे पोर्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम जो है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसको छोड़ दिया है। भाई ये हमारे अंडर में नहीं है, ये आरबीआई के अंडर में ही आएगा, क्योंकि हम इसको रन नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पता है आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो सारे बैंक उसके अंडर में आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्या देखो, नाउ द बैंक विल बी रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। अब जो है ये बैंक आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा ऑन अ पर विद अदर बैंक्स। ठीक है, जैसे अदर बैंक के साथ ये बिहेव करता है आरबीआई, वैसी जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के साथ भी करेगा। हाउएवर जबकि द बैंक्स ऑनरशिप स्ट्रक्चर विल नॉट चेंज, जबकि जो बैंक का जो ऑनरशिप का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब ऑनरशिप जो है सिक्किम के हाथ में ही है, ऑनरशिप जो आप देख रहे हो वो सिक्किम के हाथ में ही है, लेकिन उसको रेगुलेट, उसके जो नियम कानून जो बनाएगा वो आरबीआई के अनुसार काम करेगा। ऑनरशिप सिक्किम गवर्नमेंट के हाथ में ही है। जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है उसकी जो ऑनरशिप है वो आपकी जो है सिक्किम के हाथ में ही है, सिक्किम गवर्नमेंट के हाथ में ही है। पर लेकिन उसका जो रेगुलेशन करेगा, उसको रेगुलेट जो करना है कि किस तरीके से वो बैंक चलेगा, ये आपको ये जो है आरबीआई ने से अपने अंडर में ले लिया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अगला देखो, द आरबीआई हैज़ रोब्ड इन पंजाब सिंगर रैपर वायरस। RBI has robbed in Punjabi singer रैपर वायरस इन इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो आरबीआई ने जो है चलाया है पंजाबी सिंगर रैपर वायरस।
पंजाबी सिंगर रैपर वायरस चलाया है इन इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। और ये जो पंजाबी सिंगर रैपर वायरस है, ये जो है क्या है, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। पब्लिक को अवेयर करने का एक कैंपेन है, आरबीआई ने चलाया है। कैसा? पंजाबी सिंगर रैपर वायरस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देखो क्या है। द कैंपेन ऑल्सो इंक्लूड्स वायरस, ये जो कैंपेन है ये वायरस को भी इंक्लूड करता है। पॉपुलर 2017 इंडाई हिट बम भोले, that was recreated for अक्षय कुमार, कायरा एडवाणी, स्टार लक्ष्मी, ठीक है। कायरा एडवाणी स्टार लक्ष्मी, जो बम भोले ये वाज रिक्रिएटेड किया गया था बाय द अक्षय कुमार, कायरा एडवाणी के द्वारा। अक्षय कुमार और कायरा एडवाणी के द्वारा जो है रिक्रिएट किया गया था एडवाणी स्टार लक्ष्मी, ठीक है। जो स्टार लक्ष्मी एक मूवी आई थी ना, स्टार लक्ष्मी, उसके लिए, ठीक है, बम भोले। तो इसमें क्या है, एज साइबर फ्रॉड्स कंटिन्यू टू इंक्रीज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड्स कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन एन अनयूजुअल मेजर टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। और एक्चुअली ये जो बम भोले जो पॉपुलेशन था, ठीक है, द कैंपेन ऑल्सो इंक्लूड्स वायरस पॉपुलर 2017 इंडिया हिट बम भोले दैट वाज रिक्रिएटेड फॉर अक्षय कुमार। और ये जो है 2017 में काफ़ी फेमस भी हुआ था। सॉरी। तो 2017 में जो है ये एक वायरस कैंपेन भी है, ठीक है। एक ये वायरस कैंपेन भी है। वायरस का मतलब समझ गए? वायरस का मतलब क्या है कि जो साइबर सिक्योरिटी, जैसे आप देख रहे हो साइबर फ्रॉड होते हैं और ये वायरस आता है, तो इन सभी से बचने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, पंजाबी सिंगर रैपर वायरस जो है चलाया है। और एक्चुअली ये जो वायरस, जो ये कैंपेन ऑल्सो इंक्लूड्स वायरस पॉपुलर 2017 इंडाई हिट, ठीक है, इंडाई हिट बम भोले। ये जो इंडाई हिट बम भोले है, ये जो है क्रिएट किया गया था अक्षय कुमार और कायरा एडवाणी स्टार लक्ष्मी के द्वारा, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया है, पंजाब में पंजाबी सिंगर रैपर वायरस जो है एक कैंपेन लॉन्च किया है, जो कि वायरस के बारे में जो है वायरस के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। जो कि एक तरीके से ये जो वायरस है ना, ये बेस्ड किस पर है, ये बम भोले पर बेस्ड है, जो कि अक्षय कुमार और कायरा एडवाणी ने जो है स्टार लक्ष्मी ने 2017 में जो है ये चलाया था। और ये साइबर फ्रॉड्स को लेकर भी है, ताकि साइबर फ्रॉड्स के बारे में जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे अवेयर रहें, ठीक है। तो आरबीआई ने पंजाबी सिंगर रैपर वायरस जो है एक कैंपेन है जो लॉन्च किया है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई इसे बंद कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, मेरे भाई आया था ना, मुझे उस पर गुस्सा आ गया, तो हम बार बार किवाड़ खोल के जाता है। मैं सोचता हूँ ताकि आपको आवाज़ ठीक तरीके से आए, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो तो अब हम चलते हैं अपना ये, चलिए इस तरफ। तो ये वाला, इससे पहले वाला तो आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, ICICI बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम। अब देखो क्या है, CPI, इस तरीके के टर्म आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। CPS में पहले C का मतलब क्या है, दूसरे C का मतलब क्या है। तो पहले का मतलब है कॉमन, दूसरे का मतलब है पेमेंट, तीसरे का मतलब है कार्ड, और चौथे का मतलब है सिस्टम। तो क्या है, कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम, ठीक है। तो ICICI बैंक ने क्या किया है कि CPCS लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने CPCS लॉन्च किया है। ये क्या है, कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम। कॉमन है पेमेंट करना, और कार्ड सिस्टम, ये कार्ड सिस्टम के थ्रू जो है बहुत ही कॉमन है जो है पेमेंट करना, ठीक है।
कहाँ पर, और ये किसके साथ, जो आईसीआईसीआई बैंक ने जो कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, कहाँ पे, इन पार्टनरशिप विद द ग्रेटर चाइना कॉरपोरेशन, GCC, ग्रेटर चाइना कॉरपोरेशन के साथ मिलकर CPCS यानी कि कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है। एंड चेन्नई, ठीक है, अच्छा ये चाइना के साथ नहीं, चेन्नई है, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, और ये जो चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड, किसके से, देखो दो कंपनियां हैं, एक तो GCC है और एक है CSCL। GCC की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, और CSCL क्या है, चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड। इसके साथ मिलकर ICICI बैंक ने एक कार्ड सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, CPCS यानी कि कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम जो है लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा ये जो लॉन्च किया है उसके बारे में आगे बता रहे हैं, देखो ये प्रोवाइड करेगा, टू प्रोवाइड सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा विद अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट्स, यानी कि डिफरेंट तरीके के पेमेंट्स को आप एक ही जगह, मतलब जैसे तरह तरह से बहुत सारे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं पेमेंट करने के लिए, तो ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, द प्रीपेड कार्ड, ये जो प्रीपेड कार्ड है ऑल्सो फैसिलिटीज रिटेल पेमेंट्स के लिए है, जो जितने भी जो खुदरा व्यापारी हैं रिटेल पेमेंट्स, ठीक है, रिटेल पेमेंट्स के लिए है विद इन चेन्नई के अंदर है, लेकिन ये जो सिस्टम लॉन्च किया चेन्नई के अंदर है, एज वेल एज इन रिटेल स्टोर्स एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है स्टोर्स और अक्रॉस द कंट्री, अगर ये अक्रॉस द कंट्री है तो इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट बनी है, ठीक है, उसके लिए क्या बने, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनी है। कार्ड सिस्टम चेन्नई में चलेगा, लेकिन इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप वहाँ से जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, देखो, दिस विल ऑफर अ कॉमन पेमेंट, ये जो है ऑफर करेगी, दिस विल ऑफर अ कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म टू रेजिडेंट्स फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर वेरियस सर्विसेज विद इन द सिटी। अब इसमें क्या है, दिस विल ऑफर, ये ऑफर करेगा एक कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। दिस किसके लिए यूज है बताओ, ये जो कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम है ना, कॉमन पेमेंट जो कार्ड सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम जो है ऑफर करेगा कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म, तो सिस्टम की जगह प्लेटफॉर्म रहेगा कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म टू रेजिडेंट्स, जितने भी रहने वाले हैं उनके लिए, फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर वेरियस सर्विसेज विद इन द सिटी के अंदर तरह तरह के जो डिफरेंट तरीके के जो हमें पेमेंट्स करने होते हैं, उन सभी के लिए ये जो है चेन्नई सिटी में ही तरह तरह के जो सर्विसेज के लिए हम पेमेंट करते हैं उनके लिए ये करना आसान होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ICICI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ICICI बैंक ने क्या किया है, एक जो है कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम CPCS कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम CPCS कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम जो है लॉन्च किया है। और ये जो कार्ड सिस्टम जो लॉन्च किया है, ये जो है ICICI ने अकेले नहीं, दो और कंपनियां, कौन सी, एक तो GCC यानी ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, GCC ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, और एक है आपका CSCL मतलब होता है आपका हो गया चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो ICICI बैंक ने जो है GCC यानी कि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और CSCL मतलब हो गया आपका हो गया CSCL मतलब हो गया चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इनके साथ मिलकर जो है कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम जो है लॉन्च किया। अब ये जो कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम है, ये केवल चेन्नई में जो है, चेन्नई में तरह तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन तरह तरह की सर्विस के लिए दिए जाते हैं, आप यहाँ से जो है पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कंट्री में देखना है तो उसके लिए एक वेबसाइट बन रखी है, तो वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन चेन्नई में ये कार्ड सिस्टम है। और ये जो कार्ड सिस्टम है, कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम, इसने जो है कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म बनाया है। ये जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम ने क्या किया है, कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म जो है दिए हैं, ठीक है, कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म दिए हैं जो चेन्नई में रहने वाले हैं, ताकि वो तरह तरह की सर्विसेज के लिए अपना जो है पेमेंट कर सकें, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना कि ICICI ने जो है GCC ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और CSCL यानी कि आपका हो गया चेन्नई CSCL का आपका हो गया क्या हो गया, चेन्नई हो गया स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ठीक है। चलो, अब देखो आपका अगला क्या है, द S&P Global Ratings has projected that India will be
वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इन द फिजिकल ईयर 2021 से 22। ठीक है, अगला देखो क्या है, द S&P ये देखो S&P ग्लोबल रेटिंग, ये एक तरीके से S&P जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है आपकी। जो S&P आप देख रहे हो, जो S&P आप देखो 1/26 हो गए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये फरवरी पूरा मैंने आपको कहा था ना पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम लोग कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, S&P ग्लोबल रेटिंग से, जो S&P ग्लोबल रेटिंग से हैज़ प्रोजेक्टेड, इसने क्या बताया है दैट इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है। जो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने क्या बताया है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से इन द फिजिकल ईयर 2021 से 22 में, यानी कि 2021 से 22 में इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज बनेगा, वो भी फास्टेस्ट ग्रो करने वाला है, यानी कि इंडिया की जो GDP है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो ऐसा S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने बताया है 2021 से 22 में विद GDP ग्रोथ रेट 10% रहेगी। अच्छा, कितनी परसेंट रहेगी? जो अभी जैसे S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, अभी मैंने क्या बताया, S&P ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसके अनुसार क्या है, मैंने बताया कि इंडिया, इसने ये बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2021 से 22 में बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी, और क्या रहेगी, वो रहेगी 10%। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्या है, द कंटिन्यूस गुड परफॉर्मेंस बाय द एग्रीकल्चर, और ये कंटिन्यूस, और ये जो इसकी ये जो फास्ट रेट ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की, वो किसकी तरह से रहेगी, किसकी वजह से रहेगी, तो वो यहीं पे पता है। देखो, द कंटिन्यूस गुड परफॉर्मेंस बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके बिहार पर इसकी GDP अच्छी ग्रोथ रेट बनेगी। और ये आपका है फ्लैटनिंग ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व, तो ये जो कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व है, इसको बहुत जल्दी जो है ये बाइंड अप कर देगा। पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ये पिकअप करेगा जल्दी, कि ये स्पेंड जहाँ पे कैसे कैसे खर्च करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेगा। एंड रिसेंटली रिलीज्ड बजट आर सम ऑफ द फैक्टर्स, और हाल फिलहाल में जितने भी अभी जो बजट है, जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, जिसको देखकर जो है, यानी कि 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण जी ने जो आपका भारत के बजट को जो अनाउंस किया था 2021 से 22 का, तो उसमें जो है उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने कुछ फैक्टर्स ऐसे देखे, और साथ ही देखा कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म करेगा, और कोविड-19 को बहुत जल्दी जो है, क्योंकि इसकी वैक्सीन जल्दी बन गई है इंडिया में, ठीक है, उसको जो है ये जल्दी से लेकर आएगा। पिकअप द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि जितने स्पेंड कर रहा है उसको अच्छे तरीके से देखेगा, जांचेगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने क्या किया है, उसने कहा है कि इंडिया 2021 से 22 में बहुत ही फास्ट तरीके से इसकी GDP ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से रहेगी फिजिकल ईयर 2021 से 22 में, किसकी, इंडिया की। और इसके अकॉर्डिंग S&P के अकॉर्डिंग ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसी है उसके अनुसार भारत की GDP कितनी रहेगी, 10%। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 10% की मैं बात कर रहा हूँ 2021 से 22 में, किसके अनुसार, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब देखो इधर क्या है, HSBC। अब देखो आपको मैं सही बता रहा हूँ, HSBC जहाँ तक मेरा हिसाब है, HSBC जो है, HSBC शायद चाइना की कंपनी है, हांगकांग संघाई कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, HSBC, ठीक है, अच्छा देख लेंगे, जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। तो HSBC हैज़ रेज्ड, HSBC भी एक बैंक है आपका, HSBC हैज़ रेज्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट, हैज़ रेज्ड यानी इसने बढ़ा दिया है इट्स ग्रोथ, अपनी ही ग्रोथ को, फोरकास्ट फॉर इंडिया के लिए। ठीक है, जो इसने इंडिया के लिए, HSBC ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट रखी थी, उसने अपनी ही ग्रोथ रेट को जो इसने अनाउंस किया था, वो अपनी ही ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है। पहले इसने कुछ कहा था, अब बढ़ाकर उसे कुछ कह दिया है। फॉर इंडिया इन द कमिंग फिजिकल ईयर 2021 से 22, यानी 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर में, फ्रॉम द 9% टू 11.2%, यानी कि जो HSBC है, HSBC के अनुसार इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, HSBC ने क्या किया है, उसने 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि 1 फरवरी को जो बजट आया उसके भी यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो HSBC के अनुसार 9% से बढ़कर अब 11.2% हो गई है इंडिया की ग्रोथ GDP रेट 2022 में, 21 से 22 में। ठीक,
अगले देखो, फॉलोइंग अ पिकअप इन बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, जिस तरीके से ये बिजनेस एक्टिविटी में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड स्टडी फॉल इन कोविड केसेस, और इस तरीके से भारत में कोविड के जो केस जो कम हो रहे हैं और भारत बिजनेस एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इन सभी को देखते हुए HSBC ने अपनी ग्रोथ रेट जो भारत को लेकर 9% कही थी, अब उसने बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। हालांकि क्या है, 20 से 21 में यानी कि अभी जो चल रहा है 20 से 21 में जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट की गई है किसके द्वारा, बाय HSBC के द्वारा, रिमेन्स -6.3% ही है एज प्रोजेक्टेड अर्लियर, जितना पहले बताई गई थी। पहले भी HSBC ने 2020 से 21 में -6.3% कही थी भारत की जीडीपी, और अभी भी यानी 2019 से 20 में भी उसने 6.3% कही थी, और नहीं 2020 में ही इसने -6.3% कही थी, और जब ये बजट अनाउंस हुआ तो 2020 से 21 में यानी कि HSBC के अनुसार भारत की जो जीडीपी है -6.3% ही रहेगी, क्योंकि इस समय कोविड के केस अभी वो ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हैंडल हो जाएंगे। लेकिन 2021 से 22 में क्योंकि भारत जो है कोविड केस को बहुत जल्दी कवर कर लेगा, और साथ ही बिजनेस एक्टिविटी में जैसे कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलाई हैं, स्कीम चलाई हैं, जिसके थ्रू जो है आप जो है बिजनेस में बहुत से बंदे इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को। तो उन सभी को देखते हुए HSBC ने अपनी जो ग्रोथ रेट है वो 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दी है, लेकिन फिजिकल ईयर 2021 से 22 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में। लेकिन 20 से 21 में माइनस के 6.3% ही रहेगी, वो भी माइनस में इसलिए है क्योंकि अभी कोविड से ये बाहर निकला है और बहुत सारा खर्चा भी हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, द US बेस्ड रेटिंग एजेंसी मूडीज़, जो US पे आधारित जो मूडीज़, ये जो मूडीज़ है ये भी एक रेटिंग एजेंसी है जो कि US में है, जो कि US की है। ठीक है, जो मूडीज़ है ये US की बेस्ड जो है रेटिंग एजेंसी है, हैज़ रिवाइज्ड इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया। जो मूडीज़ है, मूडीज़ ने जो है भारत के लिए अपनी ग्रोथ रेट बताई है, और मूडीज़ जो है US यानी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, इसने मूडीज़ ने भी भारत की ग्रोथ रेट बताई है, एंड नाउ एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 7% इन द फिजिकल ईयर 2020 से 21। तो मूडीज़ के अनुसार, मूडीज़ जो कि यूएसए की कंपनी है, मूडीज़ जो कि यूएसए की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है मूडीज़ का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है, यहाँ से दो बार क्लियर हो जाती है। मूडीज़ यूएसए से बिलोंग करता है तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो गया। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत की जो जीडीपी है अभी फिजिकल ईयर 2020 से 21 में इसने 7% बताई है कि भारत की जो जीडीपी है वो 7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, 7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। दिस इज़ लोअर देन इट्स प्रीवियस एस्टिमेट, और इसने इससे पहले यानी कि इससे पहले 2020 से 21 की जो बताई है 7% से कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इससे पहले उसने भारत की जीडीपी कितनी बताई थी, 10.6%। तो जाहिर सी बात है पहले उसने ज़्यादा बताई, फिर उसने कम कर दी। तो किस भी यहाँ पे कम कर दी, कोविड केसेस को देखते हुए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, % कॉन्ट्रैक्शन, और ये इससे पहले उसने बताया था कि भारत की जीडीपी 10.6% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन अब मूडीज़ बता रहा है कि 7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में बिगिनिंग अप्रैल 1 यानी कि जो आपका 1 अप्रैल से जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके अनुसार मूडीज़ ने क्या बताया, हैज प्रोजेक्टेड द इकोनॉमी टू ग्रो टू 13.7% एज कम्पेयर टू 10.8% एस्टिमेटेड अर्लियर। ठीक है, तो अब देखो, अब जाहिर सी बात है जो मूडीज़ है जो कि यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए की कंपनी से मूडीज़ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो गया। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, तो इसने भारत की जीडीपी क्या बताई है, इसने भारत की जीडीपी बताया कि भाई भारत की जीडीपी 7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन इससे पहले 2020 से 21 की जीडीपी इसने बताई थी कि 10.6% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के लिए है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए। तो 2021 से 22 के लिए भारत की जो जीडीपी है वो 13.7% होगी, और इससे पहले मूडीज़ ने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 10.8% बताई थी। तो मूडीज़ ने 2021 और 2022 के लिए अलग अलग जीडीपी बताई थी। तो पहले 2021 में मूडीज़ ने बताया कि 10.6% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन उसने चेंज करके बोल दिया कि अब 7% कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो कि पहले से कम है। अब 2022 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी है वो कितनी है, वो पहले उसने बताया कि 10.8% होगी, लेकिन अब उसे बढ़ा के 13.7% कर दी।
तो ये भारत के ये जो है उनके जो स्टेटमेंट है ये उनके बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है कि भारत जिस तरीके से एक्शन लेगा अपनी जीडीपी का ग्रोथ करने के लिए, तो उस हिसाब से इनका जो ग्रोथ रेट है और भविष्य में क्या होगा ये सारा कैलकुलेशन ये जितने भी कंपनीज ये करके दिखाती हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इंडियाज रेटिंग एजेंसी, इंडिया की जो रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की रेटिंग एजेंसी है कौन सी, ICRA। इंडिया की जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, ठीक है, हैज़ प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 7% इन द करंट फिजिकल ईयर 2021। तो ICRA, एक मिनट मैं ICRA की फुल फॉर्म देख लेता हूँ, आप चाहो तो आप भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ICRA की फुल फॉर्म, ठीक है, तो ये हो गई आपकी फुल फॉर्म ऑफ ICRA। ठीक है, तो हाँ, तो ये यहाँ पे बता रहा है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड, देखो इस आई का मतलब दो है, ये जो आई देख रहे हो ना, इस आई का मतलब दो है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। CRA का मतलब तो बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो CRA का फुल फॉर्म, क्योंकि ICRA का सिंपल फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी, पूछेगा आई का मतलब क्या है, CRA का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आई की दो है, एक तो क्या है इन्वेस्टमेंट है और एक इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इंडिया की जो रेटिंग एजेंसी है कौन सी, ICRA। इंडिया की भी जैसे USA की अपनी एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज, ऐसी इंडिया की भी एक रेटिंग एजेंसी है ICRA। ICRA की फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। CRA का तो सिंपल हो गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लेकिन आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन। तो इसके अनुसार जो है भारत की GDP 2021 में 7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, और फॉर द नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, मतलब 21 से 22, उसमें ICRA ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 10.5% तक जो है बढ़ेगी, 10.5% तक बढ़ेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पिकअप इन कंजप्शन। तो ये बस वही है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया की GDP कैसी रहेगी, मतलब क्या रहेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये उसके एक्शन बताते हैं, वो किस किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, किस किस तरीके से उनके प्लान हैं, और जो क्राइसिस है उसको किस तरीके से वो कम कर रहे हैं। तो ये इन सारी बातों पे जो है आपका GDP जो है ग्रोथ रेट जो है इंडिया की ग्रोथ रेट कैसी रहेगी ये कंपनियां तय करती हैं। तो जैसे मूडीज़ थी, तो मूडीज़ ने भी अपनी जो है तय किया भारत के लिए GDP कितनी रहेगी। अब भारत की अपनी एक एजेंसी है जिसका नाम है ICRA। ICRA में आई की फुल फॉर्म क्या है, इसमें दो वर्ड है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन। CRA का मतलब क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसके अनुसार भारत की GDP जो है 7% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी और 2021 में, और 2022 में 10.5% तक जो है ग्रोथ रेट इसकी होगी, क्योंकि ICRA का मानना है कि भारत जो है 2021 में पूरी तरीके से कोविड-19 के क्राइसिस को खत्म कर देगा और उससे उभर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 से 21, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2021 में, ठीक है, हम देखो क्या है, इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट 8%। ठीक है, तो इंडिया की तो GDP रेट है वो 8% रहेगी 2021 फाइनेंशियल ईयर यानी 20 से 21 में, एज पर द सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स, जो सेकेंड एस्टिमेट किया गया है प्रोजेक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो NSO की फुल फॉर्म भी आपसे आ सकती है। NSO में O का मतलब क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, 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 यानी NSO के NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स। मेरे साथ ही बोलिए आप, जब मेरे साथ बोलेंगे तभी आपको याद होगा। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार जो है भारत की जो GDP है 2020 से 21 में कितनी रहेगी, तो ये 8% तक जो है 8% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, भारत की जो GDP है 8% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, और दिस वाज 4.9% 2019 से 20 में। अब ये जो आपका NSO है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO के अनुसार 19 से 20 में भारत की GDP 4.9% थी। NSO had projected GDP contraction 7.7% in its 5 advanced estimates। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। और NSO के अनुसार, जैसे अभी इसने बताया ना 8% है,
NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार भारत की जो जीडीपी 2021 में यानी 20 से 21 में इसने पहले बताई थी 7.7%, लेकिन इसने बढ़ा के कर दी 8%। कितनी कर दी? 8% कर दी। आगे मैं बताता हूँ NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार अगर मैं बताऊँ तो उसने 1920 में भारत की जीडीपी कितनी रखी थी? 4.9% रखी थी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या, और ये लास्ट स्लाइड है हमारी। ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है और हमारा 1 घंटे 41 मिनट करीब करीब देखते हैं, इसमें जल्दी हो जाएगा, 2 घंटे नहीं जाएंगे इसमें। देखो क्या है इसमें, तो क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, यानी कि जितने भी पेमेंट सिस्टम आप देख रहे हो ना भारत में, जितने भी पेमेंट सिस्टम आप देख रहे हो वो एनपीसीआई के अंतर्गत है। यानी कि ये जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सारी पेमेंट सिस्टम इसी के अंतर्गत आते हैं और यानी कि इसी ने सबको लॉन्च किया है। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको फुल फॉर्म भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो यहीं से तो निकालेंगे आप फुल फॉर्म, यहीं से निकालिए और इन फुल फॉर्म को आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपका आएगा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट। अब यूपीआई ऑटो पे, तो इसने अनाउंस किया क्या है? यूपीआई बेस्ड ऑटो पे, यूपीआई पे आधारित ऑटो पे अपने आप ही पे हो जाने वाला हैज़ नाउ गॉन लाइव ऑन गाना। ठीक है, लाइव ऑन गाना। तो गाना, अब देखो ये जो गाना में गाना के लिए जो है यूपीआई ऑटो पे जो है लॉन्च किया है। जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैज़ अनाउंस्ड दैट यूपीआई ऑटो पे हैज़ नाउ गोना लाइव ऑन गाना। जैसे आपने देखा ना गाना ऐप, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपने सुनी होगी कि गाना ऐप खरीदें, गाना रेडियो वगैरह वगैरह। तो गाना के लिए भी एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे जो है लॉन्च कर दिया है। इसने लॉन्च कर दिया है यूपीआई ऑटो पे लॉन्च कर दिया है। आप यूपीआई ऑटो पे से जो है यूपीआई ऑटो पे करके भी आप गाना खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे इट्स इंटीग्रेशन विद यूपीआई, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ है विद यूपीआई ऑटो पे के साथ हैज़ मेड गाना द फर्स्ट प्लेयर इन द मीडिया। अच्छा, फर्स्ट प्लेयर है इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये पहला प्लेयर है। ठीक है, जो कि एनपीसीआई ने जो है यूपीआई ऑटो पे के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया है। ठीक है, एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे इंटीग्रेशन करके जो है गाने को लॉन्च किया है। गाना क्या है? एक प्लेयर है जो कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। टू रोल आउट द इनोवेटिव इमेंडेट फीचर, यानी कि इनोवेटिव इमेंडेट फीचर यानी कि इनोवेटिव तरीके से फीचर्स को बढ़ाते हुए ऑन यूपीआई के फीचर्स को बढ़ाते हुए उसने यूपीआई ऑटो पे के थ्रू गाना, एक मीडिया प्लेयर है जिसे लॉन्च किया है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। अगला क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई ऑटो पे विल एम्पावर गानाज। ये जो इंट्रोडक्शन क्या है? यूपीआई ऑटो पे क्या करेगा? विल एम्पावर करेगा, उसे बढ़ाएगा। किसको? गानाज यूज़र, गाना के यूज़र को बढ़ाएगा टू एक्सपीरियंस करने के लिए स्मूथ एंड सीमलेस मैकेनिज्म ऑफ रिन्यूइंग देयर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो जो गाना के जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जो यूपीआई ऑटो पे है ये एम्पावर करेगा। ठीक है, गाना के जितने भी यूजर्स बनेंगे उनको एम्पावर करने के लिए, सीमलेस मैकेनिज्म और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए जो यूपीआई ऑटो पे है ये वर्क करेगा। तो एनपीसीआई ने एक यूपीआई ऑटो पे जो है एक सुविधा दी है गाने के लिए। गाना एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेयर है और ये प्लेयर जो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए है। जो लोग जो है गाने प्लेयर का यूज़ करेंगे उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जो है ये किया गया है, एनपीसीआई ने किया है। ठीक है, एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे लॉन्च किया है गाना के लिए। गाना क्या है? एक प्लेयर है और प्लेयर किसके लिए क्या है? मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया है ताकि लोग इसका लाभ उठाएं। ठीक है, और इसका जो है और ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी सीखें इससे। ठीक है, अगले देखो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टाइड अप विद जेपी मॉर्गन। तो अब देखो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने टाई अप किया है जेपी मॉर्गन के साथ। अच्छा, क्यों टाई अप किया है? टू यूज़ द यूएस
बैंक्स ब्लॉकचेन, यूएस बैंक के जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन, ठीक है, यूएस बैंक की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, टू स्पीड अप ओवरसीज ट्रांजेक्शन्स। ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो विदेशी ट्रांजेक्शन्स को बूस्ट अप करने के लिए जो है, और यूज़ किसको करना है, यूएस बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो यूएस बैंक की, जैसे यूएस में जितने भी बैंक है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन्स को बहुत जल्दी कर देती है, ठीक है। तो इसको स्पीड अप करने के लिए ओवरसीज ट्रांजेक्शन मतलब विदेशों में ट्रांजेक्शन को, विदेशी ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेपी मॉर्गन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जेपी मॉर्गन के साथ टाइप किया है, जो कि यूएस बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ओवरसीज यानी विदेशी ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला आपका क्या है, द टाइप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, ये जो टाइप जो है ये एक्सपेक्ट करता है टू रिड्यूस करेगा एसबीआई कस्टमर्स ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट्स। तो ये जो एसबीआई के जितने भी कस्टमर्स हैं और वो ट्रांजेक्शन करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है उनका, जैसे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट लगता है, कुछ पैसे काटता है, तो उसको ये रिड्यूस करेगा। एंड टाइम टेकन फॉर पेमेंट्स, और जो पेमेंट करने में जितना जो समय लगता है उसको भी ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, उसको भी ये रिड्यूस करेगा। अगला क्या आता है, एसबीआई हैज़ ज्वाइंट लिनिक। तो एसबीआई जो है, एसबीआई ज्वाइन हुआ है किसके साथ, लिनिक के साथ। एसबीआई हैज़ ज्वाइन लिनिक। अभी देखो लिनिक के बारे में बता रहा है क्या, अ न्यू ब्लॉकचेन है बेस्ड इंटर बैंक डेटा नेटवर्क। अब देखो इंटर बैंक का मतलब क्या है, बैंक के अंदर ही डेटा नेटवर्क रहेगा, डेवलप्ड बाय जेपी मॉर्गन के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो एसबीआई हैज़ ज्वाइंट लिनिक, एसबीआई हैज़ ज्वाइन लिनिक। अब ये लिनिक क्या है, अ न्यू ब्लॉकचेन है, एसबीआई ने लिनिक को ज्वाइन किया है। और ये लिनिक क्या है, एक ब्लॉकचेन है बेस्ड इंटरबैंक डेटा नेटवर्क है। और ये जो ब्लॉकचेन बेस्ड, अब देखो ये जो इंटरबैंक डेटा नेटवर्क है ना, इंटरबैंक डेटा नेटवर्क है, ये बेस्ड किस पर है, ब्लॉकचेन पर। अभी मैंने बताया था, क्योंकि जो इंडिया है ये भी जो है, जो एसबीआई है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहता है। जो एसबीआई है ये अपने बैंक में, एसबीआई जो है अपने बैंक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ट्रांजेक्शन की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, जो कि टाइम को भी रिड्यूस करती है, ट्रांजेक्शन भी बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये वो फैसिलिटी है, और इसके लिए एसबीआई ने जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने के लिए इसने जेपी मॉर्गन के साथ समझौता किया है, टाइप किया है। अभी जो टाइप जेपी मॉर्गन के साथ किया है, क्यों किया है, क्योंकि जो जेपी मॉर्गन है ये ब्लॉकचेन फैसिलिटी जानता है। एसबीआई हैज़ ज्वाइंट लिंक, जो कि जेपी मॉर्गन ने जो है लेकर आया है। जेपी मॉर्गन के एक जो है एक प्रोडक्ट है लिंक, तो एसबीआई ने लिंक के साथ जो लिंक को ज्वाइन किया है। अब ये लिंक है क्या, ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरबैंक डेटा नेटवर्क है, जो कि डेवलप किया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा। क्योंकि ये जो लिंक है, जो लिंक क्या है, एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरबैंक डेटा नेटवर्क है, जो कि डेवलप किया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा। इसलिए एसबीआई ने जेपी मॉर्गन के साथ टाइप किया है, ताकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करे और विदेशी ट्रांजेक्शन को बहुत ही आसान बनाए, ठीक है। और टाइम भी रिड्यूस होगा ट्रांजेक्शन में, और जो पैसा कटता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, बाय इंटीग्रेटिंग, यानी बाय इंटीग्रेटिंग मतलब बढ़ाते हुए, किसको, द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के यूज़ को बढ़ाते हुए द बैंक एक्सपेक्ट्स टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन्स। तो जो बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन्स को, रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट है उसको, यानी कि वो ये सोच रहा है कि जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे ना, तो जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, एंड इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। तो इसकी एसबीआई के खुद के कस्टमर्स के लिए जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है वो इम्प्रूव होगा। क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है, यानी कि लोग जैसे कि बॉर्डर में, जैसे कि जहाँ भी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है वो कम होगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए एसबीआई ने जेपी मॉर्गन के साथ जो है समझौता किया है, क्योंकि एसबीआई अपने अंडर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहता है, जो कि यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, ठीक है। और ये जो जेपी मॉर्गन के साथ क्यों किया है, क्योंकि जेपी मॉर्गन का एक प्रोडक्ट है, कौन सा है, लिनिक, LINK। जेपी मॉर्गन का एक प्रोडक्ट है लिनिक, और ये लिनिक क्या है, लिनिक एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरबैंक डाटा नेटवर्क है। लिनिक क्या है, एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरबैंक डाटा नेटवर्क जो है
डाटा नेटवर्क है जो कि डेवलप किया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा, और ये जो लिनिक है ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, इसलिए जो है एसबीआई ने जो है जेपी मॉर्गन के साथ जो है समझौता किया है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारी ये स्लाइड खत्म होती है और हमारा समय भी 1 आवर 50 मिनट हो गए 22 सेकेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में। और अगर कोई क्वारी है या फिर कोई सुझाव है मेरे प्रति, तो केबीएस क्लासेस के प्रति कि मुझ पर कि आपको किस पे वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे दोस्त जो है मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। मैंने पहले भी दिया था आपको, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी है, 86 30 82 71 09। तो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और किस पे वीडियो बनाना है, किस पे चाहिए आपको, ठीक है। जो बच्चे करंट अफेयर्स मजबूत करना चाहते हैं अपना, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।